शिवेश अपने कमरे में पहुंचकर बहुत ही आराम से पहले एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता है, जहां वो हमेशा ब्लूप्रिंट्स बनाया करता था। कुछ देर टेबल पर हाथ रखकर अपना सिर अपने हाथों पर रखकर सिर झुकाए सुकून महसूस करता है। उसके बाद उसकी नजर टेबल पर ही रखे चांदी के जग पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे उठाते हुए आगे पीछे इधर उधर करने लगता है। उसे लग रहा था कि अजूबा उसके बुलाने पर आ जाएगा, जैसे अलादीन का चिराग हो। कई बार वो अलादीन के चिराग की तरह उस चांदी के जग पर हाथ फेरते हुए कहता है, अजूबा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अजूबा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम बाहर आओगे? मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ अजूबा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन उस चांदी के जग में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती, न कोई जिन बाहर आता है, न कोई अजूबा। फाइनली शिवेश थक हार के फिर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। वो लेटकर त्रिशा का इंतजार करने लगता है। उसे यकीन था कि त्रिशा मितांश की सच्चाई उसके सामने लेकर आएगी। काफी देर हो चुकी थी, शिवेश को नींद नहीं आ रही थी। शिवेश अपने कमरे में कई बार उठकर इधर से उधर घूम रहा था। कभी अपने टेबल पर रखे ब्लूप्रिंट की ओर देखता था, तो कभी जाकर लेट जाता था। पिछले 3 घंटे से वो यही सब कर रहा था, लेकिन त्रिशा अभी तक लौट कर नहीं आई थी। चांदी के जग में उसे ऐसा लग रहा था जैसे अजूबा सोया हुआ हो, या बीती रात उसने कोई सपना देखा था। हो सकता है अजूबा नाम की कोई चीज हो ही नहीं। अब एक ऐसा वक्त आ गया था कि शिवेश को खुद पर से भी यकीन खत्म होने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद वो भी कुछ अजीब से सपने देखने लगा है। सच में वो हकीकत और सपने में फर्क करने में चूकने लगा था। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वो ग्लोब की ओर भी देख रहा था। ग्लोब में भी कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। शिवेश एक बार उठकर ग्लोब के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उस पर हाथ फेरता है, फिर भी ग्लोब जैसा था वैसा ही रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ग्लोब कब कुछ और उसे बताएगा, कब उसमें कोई हलचल होगी। वहीं उस चांदी के जग में से अजूबा कैसे बाहर आएगा? ये सब सवाल शिवेश के दिमाग को घेरे हुए थे। तभी शिवेश को एक आवाज सुनाई देती है, ओहो, तुम अभी तक जाग रहे हो? थोड़ा सो जाते, कुछ देर आराम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? मुझे तो लौटकर आना ही था ना। त्रिशा की आवाज सुनते ही शिवेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो लंबी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज बिना सुने, तुम्हें बिना देखे नींद कैसे आ सकती है? बताओ, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? क्या हुआ? शिवेश ने अपनी आंखें खोलते हुए कांच के टुकड़े को त्रिशा की ओर करके कहा। त्रिशा उसको कांच के टुकड़े में दिखाई दे रही थी, जो उसके पैरों के पास ही बैठी हुई थी। त्रिशा ने जहाँ शिवेश का हाथ रखा हुआ था, वहीं अपना हाथ रखते हुए कहा, हुआ कुछ नहीं, मैं बहुत देर तक मितांश के कमरे में रही। मितांश तो सीधा महारानी रुक्मणी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो गया। ये सुनते ही शिवेश ने एकदम से तेज आवाज में कहा, क्या क्या कह रही हो? मितांश जाकर सो गया? मतलब? तब त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, वो सो गया। मैं काफी देर तक उसके कमरे में बैठी रही, उसके कमरे में रखी हुई चीजों को परखने लगी। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ तो ऐसा दिख जाए, कुछ तो ऐसा मिल जाए जो मितांश की सच्चाई बताए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया था। ये सुनकर शिवेश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। शिवेश को इस बार उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो सही गलत का फर्क निकल ही आएगा, लेकिन अभी भी उसके सामने मितांश की कहानी ब्लैंक थी। उस कहानी के पन्नों पर वो अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाते हुए कहा, यकीन करने जैसी बात तो नहीं है कि मितांश इतना कितना मासूम है। इतना सब होने के बाद भी वो चुपचाप जाकर सो गया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। शिवेश ने ये सब अपने मन में ही बुदबुदाते हुए कहा था। तभी त्रिशा शिवेश से गुस्से में कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ये सुनते ही शिवेश मासूम सा मुंह बनाते हुए अपने दोनों हाथ कान पर रखते हुए कहता है, माफ कर दो, लेकिन मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बस वही बात है। ये सुनकर त्रिशा भी मासूम सा मुंह बनाकर कहती है, सच है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि इतना सब होने के बाद वो इंसान इतनी आसानी से कैसे सो सकता था। उसे ना कोई फिक्र थी, ना कोई टेंशन, या शायद वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए सो गया। ये सुनकर शिवेश मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, जाने दो, देखते हैं कल कौन सा नया तूफान लेकर आता है। त्रिशा भी उदास होते हुए कहती है, हाँ, यहाँ 16वीं सदी में हर दिन एक तूफान के साथ ही तो आता है। ऐसा एक दिन नहीं आता जब नई मुसीबत दस्तक न दे या फिर कोई तूफान ना आए। त्रिशा की बात पर हंसते हुए शिवेश ने अपने बिस्तर पर फिर से लेटते हुए कहा, चलो अब हमें भी आराम करना चाहिए। तभी अचानक से शिवेश को महसूस हुआ कि फिर से भूकंप आ रहा है। शिवेश एकदम से उठकर बैठ गया। त्रिशा भी घबरा गई, सब कुछ हिल रहा था। इस बार शिवेश को यह यकीन था कि या तो चांदी के जग में से अजूबा बाहर निकल कर आएगा, या फिर ग्लोब यानी कि ग्रह में कुछ हलचल हो रही है। शिवेश और त्रिशा दोनों ही चांदी के जग और ग्लोब को हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर तक उन दोनों ने अपने आप को संभाला हुआ था। शिवेश ने अपने बिस्तर को बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जमीन फिर से फटने वाली है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ शांत भी हो गया। इस बार सब कुछ इतना भयानक भी नहीं था जितना कि पहले था, लेकिन शिवेश की नजर ग्लोब और चांदी के जग पर थी। भूकंप का झटका आने के बाद दोनों में ही कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर शिवेश बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और उसने ग्लोब से अपनी नजर हटाते हुए त्रिशा को देखकर कुछ कहना चाहा। तभी बच्चों की जोर से हंसने की आवाज आती है। जैसे ही शिवेश और त्रिशा उस आवाज की तरफ देखते हैं तो उनका ध्यान उस ग्लोब पर जाता है। उस ग्लोब में एक गार्डन में एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे रहा था। उस बच्चे को देखते ही शिवेश एकदम से उठकर बैठते हुए कहता है, ये तो मैं हूँ। त्रिशा एक नजर शिवेश को देखती है और एक नजर उस ग्लोब को देखती है। शिवेश भी एक झलक में समझ गया था, वो मासूम सा बच्चा और कोई नहीं शिवेश ही था। शिवेश बहुत ही खुशी से उस ग्लोब को देखने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ त्रिशा भी दिखाई देने लगती है, जो कि एक बहुत ही मासूम सी और छोटी सी बच्ची थी। ये वीडियो उस वक्त का दिखाई दे रहा था जब शिवेश, त्रिशा और निहित बहुत ही छोटे 5 से 6 साल की उम्र के थे। त्रिशा का जन्मदिन था, इसलिए शिवेश के पिता उसे और निहित को आडवाणी अंकल के घर लेकर जा रहे थे। आडवाणी अंकल के घर जाते समय शिवेश और निहित के पिता उन दोनों को एक गिफ्ट शॉप पर लेकर गए थे, जहां शिवेश ने त्रिशा के लिए बहुत सारे गिफ्ट पसंद करे, लेकिन निहित ने सिर्फ एक गुलाब। ये सब उस ग्लोब में दिखाई दे रहा था कि निहित के उस गुलाब को लेते ही उसके पापा ने उससे कहा, क्या बात है, तुम सिर्फ तोहफे में गुलाब दोगे? निहित ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वो लोग जब आडवाणी अंकल के घर गए, अंकल के घर का पूल साइड दिखाई दे रहा था, जहाँ बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी।
शिवेश दौड़ते हुए त्रिशा के पास चला गया और वो लोग लाए हुए गिफ्ट देखने लगे। निहित धीमे कदमों से त्रिशा की तरफ बढ़ता है और वो त्रिशा को अपना लाया हुआ गुलाब का फूल देता है। त्रिशा उस गुलाब को देखकर बहुत खुश हो जाती है और निहित को जाकर गले लगा लेती है। ये देखकर शिवेश के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, साथ ही वहां मौजूद सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। एक गुलाब का तोहफा भी त्रिशा को बहुत पसंद आया था, जिसे पाकर वो खुश थी। त्रिशा ने निहित का हाथ पकड़ा था और शिवेश के साथ अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर गई थी। ग्लोब में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे देखकर शिवेश और त्रिशा बहुत खुश हो रहे थे। अपने बचपन की झलक देखकर भला कौन खुश नहीं होता। शिवेश और त्रिशा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी उस ग्लोब में शब्दों में कुछ लिखा हुआ आता है। ये पहली बार था जब तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी त्रिशा से प्यार हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे त्रिशा भी उससे प्यार करती है, क्योंकि त्रिशा ने उससे बहुत ही खुशी से लाल गुलाब ले लिया था। ये सब पढ़ते ही शिवेश और त्रिशा के चेहरे के भाव ही बदल गए। शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। तभी उस ग्लोब में एक एक झलक आने लगी। उस साल के बाद हर साल निहित त्रिशा को लाल गुलाब ही देता था और त्रिशा हर साल निहित से वो गुलाब लेकर उसके गाल पर किस करके उसे हक करती थी। निहित जब 16 का हुआ और त्रिशा 15 की, तब भी निहित ने त्रिशा को लाल गुलाब दिया। त्रिशा ने उसके गाल पर किस किया, उसे हक किया। उस वक्त निहित के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उसने अपना एक हाथ अपने गाल पर ही रखा था जहां त्रिशा ने उसे किस किया था। उधर शिवेश और त्रिशा जो कुछ भी ग्लोब में देख रहे थे वो देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। ग्लोब में निहित की तरफ से हर एक इमोशनल पल दिखाई दे रहा था। निहित त्रिशा के बारे में क्या सोचता है, उसकी सोच, उसका बर्ताव। फिर वो मोमेंट जब त्रिशा ने निहित के गाल पर किस किया तो निहित ने मन में धीरे से कहा, आई लव यू त्रिशा, आई लव यू सो मच। उस वक्त ये सुनाई नहीं दिया था, लेकिन अभी ग्लोब में निहित के मन की आवाज समझ में आ रही थी, सुनाई दे रही थी। शिवेश को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। तभी फिर वो दिन दिखाई देता है जब निहित सुबह सुबह सारी तैयारी के साथ 2 कप चाय लेकर त्रिशा के कमरे में उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा था। निहित उस दिन बहुत खुश था। उसने अपने कमरे में काफी वक्त अपने आप को संवारने में लगा दिया था। उस दिन निहित जैसे ही त्रिशा के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहता है, सरप्राइज। तभी वो सामने देखता है कि शिवेश की गोद में त्रिशा है और शिवेश उसे गोल घुमा रहा है। फिर शिवेश उसे जमीन पर खड़ा करते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए लिप किस करने लगता है। त्रिशा भी शिवेश को किस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वही निहित दरवाजे पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। निहित के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू भर गए। और जैसे ही शिवेश त्रिशा एक दूसरे से दूर होते हैं, शिवेश दोनों हाथ त्रिशा के गाल पर रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से कहता है, आई लव यू सो मच। और त्रिशा भी रिप्लाई में कहती है, आई लव यू टू। शिवेश के इतना कहते ही निहित के हाथ से ट्रे गिर जाती है, जिसमें रखे हुए कप फूट जाते हैं। ट्रे की गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि तुरंत ही शिवेश और त्रिशा का ध्यान निहित की तरफ जाता है। क्या होगा जब शिवेश और त्रिशा को निहित का सच पता चलेगा? क्या निहित के मन की दशा वो दोनों समझ पाएंगे, या इन सब चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये सब बातें शिवेश की परेशानियां और बढ़ाएंगी, या फिर शिवेश निहित के मन की दशा को समझ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। शिवेश त्रिशा देख रहे थे कि उस ग्लोब में निहित की सच्चाई दिखाई जा रही थी। निहित बचपन से ही त्रिशा से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी शब्दों में इस बात को स्वीकार नहीं किया। त्रिशा और शिवेश को उसने इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी। शिवेश और त्रिशा ने देखा कि उस दिन जब निहित उस कमरे में आया था, उसके हाथ से ट्रे गिरी थी, तो निहित ने कहा था कि गलती से गिर गई। वो तो बस उन दोनों के साथ चाय पीना चाहता था। शिवेश ने निहित से कहा, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ? निहित अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस हाथ से ट्रे फिसल गई। मैं तो यहाँ तुम दोनों के साथ चाय पीने के लिए आया था। हालांकि उस ट्रे में 2 कप थे, लेकिन गिरने की वजह से कप टूट गए थे। तभी शिवेश ने निहित को अपने और त्रिशा के रिलेशन के बारे में भी बताया था। तब त्रिशा ने निहित से कहा, क्या बात है, आज तुम्हें अपनी पढ़ाई से वक्त कैसे मिल गया? सुबह सुबह यहाँ कैसे? निहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही मन किया और कुछ नहीं। शिवेश ने निहित से कहा, वैसे भी हम दोनों तुम्हारे पास आने ही वाले थे, मुझे तुम्हें बहुत ही खास बात बतानी है। निहित एकदम से ही अनजान बनते हुए कहता है, क्या भाई, ऐसी भी क्या खास बात है? शिवेश मुस्कुराते हुए त्रिशा का हाथ अपने हाथ में लेकर निहित को देखते हुए कहता है, मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। निहित तुरंत ही खुशी से उछलते हुए कहता है, ग्रेट न्यूज, क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं आज आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। ये सुनते ही शिवेश निहित के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या बात है, तुम नाराज क्यों हो? तब निहित मासूम समूह बनाते हुए कहता है, मैं नाराज हूँ क्योंकि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप दोनों एक दूसरे के साथ कब से हैं? एक दूसरे को कब से चाहते हैं? ये सुनकर त्रिशा हंसते हुए कहती है, अरे मैंने तुम्हारे बड़े भाई को कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा कि तुम्हें बता दे, लेकिन ये हमेशा यही कहता है कि उसे पढ़ाई करने दो। उसका ध्यान ज्यादातर पढ़ाई में रहता है, उसे डिस्टर्ब मत करो। इसकी बस यही सब बातें चलती रहती है। ये सुनकर निहित मुस्कुराते हुए कहता है, भाई को सच में मेरा बहुत ख्याल रहता है। हो सकता है उन्होंने इसलिए मुझे नहीं बताया होगा, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है, पर क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैनी कांग्रेचुलेशंस। तभी त्रिशा अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर समय दिखाते हुए शिवेश से कहती है, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्दी चलना चाहिए? शिवेश हाँ में अपना सिर हिलाते हुए निहित से कहता है, चलो भाई, तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुए हो। निहित मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है, आज मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं है, आप दोनों जाओ, मुझे घर पर ही कुछ स्टडी करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निहित अपने कॉलेज के समय में अधिकतर घर पर बैठकर ही पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर समझता था। उसे लगता था कि कॉलेज आने जाने में समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है।
वहीं पर कॉलेज में फ्रेंड्स, टीचर से बातें, गॉसिप्स और ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने रात दिन अपनी पढ़ाई को ही समर्पित किए हुए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिजर्व भी रहता था। शिवेश और त्रिशा दोनों ही ये बात जानते थे। उन दोनों ने निहित को ज्यादा फोर्स नहीं किया और वहां से चले गए। शिवेश त्रिशा उस ग्लोब में देखते हैं कि उन दोनों के कमरे से जाते ही निहित धड़ाम से अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और वो रोने लगता है। उसने जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा था और रोते रोते वो ऊपर की ओर देखकर कहता है, आखिर क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, जिसे मैंने बचपन से चाहा, जिसे हर दिन मैंने चाहा, हर पल मैंने चाहा, वो किसी और की कैसे, आखिर कैसे? निहित की ये हालत देखकर शिवेश की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने भाई का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था। त्रिशा के तो अभी तक होश ही उड़े हुए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। तभी निहित फिर से खड़ा होता है और उस कमरे में जो त्रिशा की तस्वीर लगी थी उस तस्वीर को उठाते हुए उस तस्वीर को देखकर कहता है, क्यों त्रिशा, क्यों क्यों तुम कभी मेरा प्यार नहीं समझ पाई? क्यों? आखिर ऐसा भी क्या था मेरे बड़े भाई में जो मुझ में नहीं? तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरा बड़ा भाई क्यों पसंद है? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मुझसे बिल्कुल भी नहीं? इतना कहते ही निहित ने अपने हाथ में ली हुई तस्वीर को दीवार में दे मारा। उस तस्वीर की फ्रेम जो कांच की थी वो बारीक बारीक हो गई। फिर से निहित आगे बढ़कर उस तस्वीर को उठाते हुए कहता है, तुमने सही नहीं किया त्रिशा मेरे साथ। मैंने तुम्हारे हर जन्मदिन पर तुम्हें लाल गुलाब दिया था। क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया? कैसे तुम मेरी फीलिंग्स, कैसे तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल गई? अगर तुम्हें प्यार नहीं था तो तुमने वो गुलाब क्यों लिया? आखिर क्यों त्रिशा, क्यों? वहां बिखरे कांच की वजह से निहित के हाथ भी खून से भर गए थे। जब निहित ने उस तस्वीर को फेंका था तब 16वीं सदी में त्रिशा के मुंह से एकदम से चीख निकल गई थी। नहीं! त्रिशा बहुत ज्यादा डर गई थी। उन दोनों ने उस वक्त निहित का एक हैवानियत वाला रूप देखा था। निहित की आंखों में प्रतिशोध दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू और दर्द के साथ साथ बेहद गुस्सा भी था। शिवेश और त्रिशा एक दूसरे को समझ पाए या कुछ कह पाए, उन्हें उस ग्लोब में कुछ और ऐसा दिखे कि वो दोनों निहित को समझ पाते, उससे पहले ही वो ग्लोब बंद हो जाता है। उस ग्लोब के बंद होते ही शिवेश अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बैठ जाता है। उस वक्त उसका सिर फटा जा रहा था। उसने अभी अभी जो देखा उन सब बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पिछली बार उस ग्लोब ने आडवाणी अंकल की सच्चाई दिखाई थी और इस बार निहित की। शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि 21वीं सदी में जो लोग उसके आसपास थे, जिन लोगों से वो बेहद प्यार करता था, वही लोग अपने मन में न जाने कितनी बातें छुपा कर बैठे थे। उनके कितने राज थे, सच में ये जानना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता। अगर शिवेश को वो ग्लोब नहीं मिला होता तो ये सब शिवेश की कल्पना से परे था। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं पाता। शिवेश फिलहाल बिल्कुल खामोश था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पिछली बार आडवाणी अंकल का सच पता चलने के बाद त्रिशा अपने आप को कुछ कहने लायक नहीं समझ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ग्लोब उन दोनों की परीक्षा ले रहा है। ग्लोब जो दोनों को सच्चाइयां दिखा रहा है, वो सच्चाई उन दोनों के ही बर्दाश्त के बाहर थी। फिर भी कांच के टुकड़े में देखकर शिवेश ने नम आंखों से त्रिशा की ओर देखकर कहा, तुम ठीक हो? त्रिशा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शिवेश त्रिशा का चेहरा देखकर ही समझ रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ठीक हो भी कैसे सकती थी? इतना बड़ा सच उसे पता चला था। निहित उसे बचपन से प्यार करता था और जब निहित ने कोशिश करी कि वो अपने प्यार का इजहार करे, उसके पहले ही उसकी लाइफ में शिवेश आ गया था। शिवेश और त्रिशा उस समय कपल की तरह सबसे मिलते थे, सबके साथ रहते थे। लेकिन निहित ने खुद को अकेला कर लिया था। उसने अपने आप को इतना ज्यादा अकेला कर लिया था कि वो कई दिनों तक बाहर की दुनिया देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता था। उसे ऐसा लगता था कि बाहर सब कुछ धोखा है, फरेब है और कुछ अच्छा नहीं है। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में शिवेश का सिलेक्शन हो गया था। वो ट्रेनिंग के लिए चला गया था, इसलिए शिवेश को निहित की मनोदशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। शिवेश निहित के जब सामने आता था, निहित बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था। हाँ, कई बार शिवेश को ऐसा जरूर लगता था कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शिवेश निहित को ज्यादा देर तक काम करने के लिए जरूर मना कर देता था। निहित शिवेश की हर बात मानते हुए बस हाँ में अपना सिर हिला देता था और कुछ नहीं कहता था। निहित के ऐसे बर्ताव से शिवेश परेशान तो था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सारी चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। त्रिशा शिवेश की ओर देखकर कहती है, इसका मतलब है कि हम जो 16वीं सदी में आए हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। निहित ने जानबूझकर हमें यहाँ भेजा। ये सुनते ही शिवेश तेज आवाज में कहता है, नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरा भाई जानबूझकर हमें तो क्या, किसी को भी किसी भी खतरे में नहीं छोड़ सकता। तब त्रिशा गुस्से में चिढ़ते हुए कहती है, तुमने खुद अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे भाई ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी तुम मुझसे उम्मीद रखते हो। शिवेश जानता था कि त्रिशा के मन पर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा होगा, लेकिन इस वक्त जो शिवेश महसूस कर रहा था वो दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता था। शिवेश को ऐसा लग रहा था कि उसने अपने छोटे भाई से उसका प्यार छीन लिया। शिवेश को लग रहा था कि आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार के बारे में पता चला है। तभी शिवेश जोर से चीखते हुए कहता है, नहीं, ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। शिवेश को संभालते हुए त्रिशा कहती है, अपने आप को संभालो, तुम इस तरह से अपना कंट्रोल नहीं खो सकते। ये सुनकर शिवेश कहता है, तुम जानती हो, जब से माँ पापा हमें छोड़कर गए, मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं निहित का ध्यान रखूंगा और मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। लेकिन देखो, मैंने क्या जिम्मेदारी निभाई, मैंने उससे उसका प्यार ही छीन लिया, मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। वो जिंदगी में अकेला रह गया त्रिशा, वो जिंदगी में अकेला रह गया। त्रिशा शिवेश से कहती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने निहित को हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझा है। मैंने जब उसके हाथ से वो गुलाब लिया, एक दोस्त के रूप में लिया। मुझे हमेशा यही लगा कि मेरा एक करीबी दोस्त मुझे वो गुलाब दे रहा है और कुछ नहीं। मैं कभी निहित के एक्सप्रेशन समझ नहीं पाई, उसके मन की बात नहीं समझ पाई। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, गुनहगार तो मैं हूँ और कोई नहीं। इतना कहने के बाद त्रिशा खामोश हो जाती है। शिवेश भी बिल्कुल खामोशी से बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने भाई से माफी मांगे। वो बार बार कांच के टुकड़े में त्रिशा की ओर देख रहा था।
त्रिशा की आंखें भी नम थी, क्योंकि जो कुछ भी आज उन लोगों ने देखा वो आम बात नहीं थी। ये एक ऐसा किस्सा था जिसे कभी कोई भूल नहीं सकता था। कुछ देर बाद त्रिशा ने शिवेश से कहा, देखो जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि निहित मुझसे प्यार करता था, और अगर निहित हिम्मत करके कभी मेरे सामने आकर अपने प्यार का इजहार करता भी तो भी मैं उसका प्यार कभी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती आई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। इतना कहने के बाद त्रिशा ने एक लंबी सांस ली। उसने देखा कि शिवेश मन ही मन बहुत दुखी है। वो अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा था, वो अपने आप से नाराज था। एक बार फिर त्रिशा उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ निहित की गलती है। अगर उसे मुझसे प्यार था तो उसे बहुत पहले इस बात को बता देना चाहिए था, और चाहे जो हो जाए मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निहित का सच फाइनली शिवेश और त्रिशा जान गए थे। जिस सच को निहित ने सालों से छुपा कर रखा था वो आज उन दोनों के सामने आ गया था। क्या शिवेश अब त्रिशा से बात करना बंद कर देगा? क्या वो त्रिशा को अपने से दूर कर देगा, या निहित को समझाने की कोशिश करेगा, या फिर निहित के प्यार को समझने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। त्रिशा शिवेश को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी उन लोगों ने देखा उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। निहित ने कभी भी अपनी फीलिंग्स खुलकर सबके सामने नहीं रखी, और अगर निहित अपनी फीलिंग्स उन दोनों को बताता, उन दोनों के सामने रखता भी, तो भी त्रिशा उसे कभी नहीं अपनाती, क्योंकि त्रिशा हमेशा से बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ शिवेश से ही प्यार करती थी। लेकिन फिलहाल शिवेश इस बात को समझने को तैयार नहीं था। उसे बार बार ये लग रहा था कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अपने छोटे भाई की खुशियां छीन ली। उसने कभी अपने छोटे भाई को समझने की कोशिश ही नहीं की। शिवेश के मन में इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें चल रही थी, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। शिवेश को ऐसा लग रहा था कि वो अपने भाई का गुनहगार है। त्रिशा बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। निहित कभी भी किसी भी वक्त तुम मेरी जिंदगी में आए, उससे पहले भी अगर मुझे प्रपोज करता तो मेरा जवाब ना ही होता, क्योंकि मैंने कभी उसके साथ, उसके पास होते हुए ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया। मुझे उसके साथ कभी भी वो फीलिंग महसूस नहीं हुई जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। एक बात समझ लो, तुम चाहे जो कह लो, जो कर लो, जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी आज हमने देखा उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। शिवेश बिल्कुल खामोशी से त्रिशा की बात सुनता रहा। त्रिशा भी इतना सब कुछ कहकर अब खामोश हो गई थी। त्रिशा खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया था, और अब क्या उसे अब बस यही देखना बाकी रह गया था। उसके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था। शिवेश बिना कुछ कहे उस कमरे से उठकर जाने लगता है। तभी त्रिशा उसे कहती है, तुम इस तरह कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझने की जरूरत है। जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है। तब शिवेश चीखते हुए कहता है, अरे कैसे गलती नहीं है? हाँ आखिर कैसे? पापा ने जाते वक्त कहा था कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, उसे कभी किसी चीज की कमी मत महसूस होने देना। और मैं क्या कर रहा था? मैंने उसकी दुनिया की, जिंदगी की सबसे अहम चीज छीन ली। वो तुमसे प्यार करता था त्रिशा, तुम समझ रही हो? वो तुमसे प्यार करता था और मैंने तुम्हें उसकी भाभी बना दिया। अरे क्या बीती होगी उसके दिल पर जब वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखता होगा। इतना कहकर शिवेश चुप हो जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो कहता है, अब याद आया कि उसने अचानक से तुम्हें भाभी कहना शुरू कर दिया था। हो सकता है वो तुम्हें भाभी कहकर बार बार अपने मन को इस बात की तसल्ली दिलाता होगा, अपने मन को मारता होगा कि तुम उसकी भाभी हो। उसका प्यार वही खत्म हो गया। आज समझ में आया कि अचानक से उसने तुम्हें भाभी कहना क्यों शुरू किया। त्रिशा खामोश थी। त्रिशा बिल्कुल ही चुप थी। उसके पास कहने के लिए फिलहाल कोई भी शब्द नहीं थे। हाँ, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा जरूर लग रहा था। उसे लग रहा था कि शिवेश ये फैसला कैसे ले सकता है कि अगर वो नहीं होता तो निहित होता। क्या त्रिशा का प्यार इतना कमजोर था कि अगर शिवेश नहीं होता तो किसी और का वो हो जाता? शिवेश जैसे ही कमरे से जाने वाला होता है तभी उसे एक आवाज आती है, अजूबे की आवाज, जो उसे कह रहा होता है, उफ, कितना चिल्लाते हो तुम, चैन से सोने भी नहीं देते, क्या चल रहा है यहाँ पर? त्रिशा एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि उसने अभी तक अजूबे को नहीं देखा था, न ही शिवेश को इतना वक्त मिला था कि वो त्रिशा को अजूबे के बारे में बता पाए। जब शिवेश कमरे में आया था तो उसने कई बार अजूबे को पुकारा था, और अजूबा जब नहीं आया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उस दिन उसने कोई सपना देखा होगा। अजूबे नाम का कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही शिवेश कमरे से जाने लगा उसे अजूबे की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही शिवेश तुरंत समझ गया था कि अजूबा जाग गया है। लेकिन फिलहाल निहित का सच पता होने के बाद शिवेश अजूबे से कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कुछ समय अकेले बिताना चाहता था। इसलिए शिवेश ने गुस्से में कहा, तुम्हें जब पुकारा जा रहा था तो तुम सो रहे थे और अब आ रहे हो? हाँ, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर अजूबा कहता है, अरे अरे, ऐसे कैसे जा रहे हो? मेरी नींद खराब करके तुम जा नहीं सकते महाराज। महाराज शिवेश कहूँ या शिवांश, जो भी तुम अपने आप को समझते हो, इतना एटीट्यूड मेरे सामने तो नहीं चलेगा बॉस। पहली मुलाकात में ही अजूबे ने अपनी ताकत का छोटा सा नमूना शिवेश को दिखा दिया था। शिवेश जानता था कि अजूबा बहुत ज्यादा जिद्दी है, और जो कुछ भी उसने पिछली बार किया था अगर इस बार फिर किया और किसी ने देख लिया तो बहुत बड़े पंगे हो जाएंगे। इसलिए शिवेश चुपचाप खड़ा रह गया। उसने कमरे से बाहर जाने का प्लान दिमाग से निकाल दिया। त्रिशा वहीं खड़ी थी। त्रिशा को नहीं पता था कि अजूबा उसको देख पा रहा है या नहीं। एक बार फिर त्रिशा के कानों में अजूबे की आवाज पड़ती है। अजूबा त्रिशा से कहता है, और त्रिशा मैडम कैसी हो आप? ये सुनते ही त्रिशा अपनी सुध-बुध खो बैठती है। वो तुरंत ही डरते हुए शिवेश के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब अजूबा शिवेश से कहता है, अरे अपनी महबूबा को तो समझाओ महाराज, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिवेश भी थोड़ा सा चौंक जाता है। कुछ देर खामोश रहकर वो अजूबे से कहता है, क्या तुम त्रिशा को देख सकते हो? तब अजूबा जोर जोर से हंसने लगता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? क्या अभी तक आपने हमें परखा नहीं? क्या अभी तक आप हमारे बारे में जानते नहीं?
ये सुनकर शिवेश गुस्से में कहता है, ये मेरी तुमसे दूसरी मुलाकात है और दूसरी ही मुलाकात में मैं नहीं जान सकता कि तुम आखिर चीज क्या हो, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तुम क्या जानते हो और क्या नहीं। ये सुनते ही अजूबा हंसते हुए कहता है, अरे अरे महाराज, आप तो गुस्सा होने लगे। गुस्से जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो बस कहना चाहता था कि मैं आपके पूरे परिवार के बारे में जानता हूँ, फिर वो 16वीं सदी का परिवार हो या 21वीं सदी का। अब बताओ कैसी लगी आपको मेरी बात। इस पर शिवेश चिढ़ते हुए कहता है, इसमें कुछ अच्छा बुरा लगने जैसा है नहीं। तभी अजूबा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे महाराज, आप तो कभी तारीफ नहीं करते, कम से कम एक तो मीठे बोल ही बोल दिया करो। अभी अभी जो आपने देखा है वो देखकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, पर इतनी परेशान होने की बात भी नहीं है। आपका भाई निहित कब से ही भूल चुका है, आप भी भूल जाओ। ये सुनकर शिवेश बिल्कुल ही हैरानी से अजूबे को देखने लगता है। अभी अभी अजूबे ने निहित का नाम लिया था, इसका मतलब अजूबा सच में निहित को जानता था। तब शिवेश अजूबा से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसा है, वो क्या सोचता है मेरे बारे में? क्या सच में उसे लगता है कि मैंने उसका प्यार छीन लिया? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या वो मुझे प्यार नहीं करता? इतने सारे सवाल एक साथ शिवेश ने अजूबे से पूछ लिए थे। अजूबा बिल्कुल खामोशी से शिवेश को देखते हुए कहता है, महाराज, आप हमें क्या समझ रहे हैं? हम कोई डिक्शनरी थोड़ी ना है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले बताइए, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? अजूबे की यह बात सुनकर शिवेश बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। आखिर वो अजूबे को क्या दे सकता था? तभी त्रिशा बीच में ही शिवेश से कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये है कौन? ना इसका शरीर है ना कुछ, ये तो मेरी तरह रूह जैसा लग रहा है। त्रिशा अजूबे का आधा शरीर देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अजूबा ना ही इंसानों में था, ना ही जानवरों में, ना ही वो एक आत्मा था। वो धुएं से बना अजीब सा ही कुछ था। इंसानों की तरह उसके हाथ पांव थे, लेकिन कमर के नीचे का शरीर था ही नहीं। बातें वो कभी इंग्लिश में करता था, कभी हिंदी में, तो कभी पंजाबी में। वो 21वीं सदी को भी जानता था, वो 16वीं सदी को भी जानता था, लेकिन मनमौजी था। शिवेश कुछ कह पाता उससे पहले ही अजूबा कहता है, ओए कुड़िए, इतने कितने सवाल? हाँ सोनी जी कुड़ियो, मस्त रहो, इतना कितना उलझी हुई हो। ये सुनते ही त्रिशा और ज्यादा घबरा जाती है। फिर अजूबा त्रिशा से कहता है, तुम ना बहुत ज्यादा घबराती हो। अपने पिता का सच जानने के बाद आज तुम्हें निहित का सच पता चला है, तो उसे तुम दोनों घटक क्यों नहीं लेते? शिवेश बहुत ही हैरानी से अजूबे की बात सुन रहा था। अजूबा एक बार पूरे कमरे में गोल गोल घूमता है और फिर शिवेश के पास आकर कहता है, कुछ गलत नहीं कह रहा महाराज, कुछ कड़वे सच को ना घटक लेना ही बेहतर होता है, और हम सब तो यहाँ आपकी मदद के लिए ही हैं। मेरा काम ही आपकी मदद करना है। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये सुनकर शिवेश कहता है, फिलहाल तुम मेरी इतनी सेवा करो कि मेरी निहित से बात करा दो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। तब अजूबा जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बड़े भाई का प्यार, क्या बात क्या बात। मेरी राय में तो तुम उससे कुछ ना ही कहो तो बेहतर होगा। वो सब कुछ भूल चुका है, वो त्रिशा को अपना चुका है अपनी भाभी के रूप में, फिर क्यों तुम्हें उसके जख्मों को खोदना है? ये सुनकर शिवेश बिल्कुल खामोश हो जाता है। तब अजूबा फिर से जोर जोर से हंसते हुए कहता है, देखो, मेरी बात पर यकीन मत करना। हो सकता है जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो झूठ हो सकता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ भेजा हो ताकि वो तुमसे बदला लेना चाहता हो। शिवेश अपने छोटे भाई के बारे में ये सब बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। ये सारी बातें उसके बर्दाश्त के बाहर थी। शिवेश गुस्से में कहता है, खामोश, बिल्कुल चुप। निहित के बारे में एक शब्द भी नहीं। वो जो है जैसा है, मैं उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुन सकता। तब अजूबा हंसते हुए कहता है, वही बात है ना, सच तो कोई सुनना चाहता ही नहीं है, फिर वो 16वीं सदी का हो या 21वीं सदी का। शिवेश बिल्कुल खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। शिवेश को बहुत गहरी चोट लगी थी। पहले उसे आडवाणी अंकल का सच पता चला, जो उसके पिता के समान थे, फिर निहित का। ऊपर से अजूबा उससे कह रहा था कि हो सकता है कि उसके भाई ने उसे 16वीं सदी में पूरी तरह से प्लान करके भेजा है। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि वो अजूबे की बात क्यों माने। तभी अजूबा हंसते हुए कहता है, अरे भाई, मेरी बात पर यकीन मत कर लेना। मैं कुछ भी कह सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, और बात मेरे मूड पर डिपेंड करती है। अजूबे की बात से शिवेश बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा था। अब उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा था। तभी अजूबा कहता है, वैसे महाराज, आप मुझे पुकार क्यों रहे थे? आप मुझे आवाज लगा रहे थे, तब तो आपको अपने भाई के बारे में कुछ पता भी नहीं चला था। तो फिलहाल अपने भाई की बातें भूलकर मुझे ये बताएं कि आप मुझे इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रहे थे? आपने मेरा ध्यान भंग किया तो वजह भी बता दीजिए। शिवेश इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि कुछ वक्त पहले की बातें उसे याद ही नहीं थी। वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ निहित के बारे में ही सोच रहा था। वो निहित से बेहद प्यार करता था, और जो कुछ भी आज उसे पता चला उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निहित का गुनहगार है। क्या शिवेश अपने आप को माफ कर पाएगा? उसने आज जो कुछ भी देखा उसका क्या असर होगा शिवेश और त्रिशा की प्रेम कहानी पर? क्या शिवेश त्रिशा को अपने से दूर कर देगा? और आखिर कौन सी बात थी जिसके लिए वो अजूबे को पुकार रहा था? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। अजूबे को देखकर त्रिशा बहुत ज्यादा ही हैरान थी। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे इस बात की भी हैरानी थी कि अभी तक शिवेश ने उसे अजूबे के बारे में बताया क्यों नहीं। वो ये बार बार सोच रही थी कि आखिर वो अजूबे के बारे में कैसे नहीं जानती है। तभी शिवेश अजूबे से कहता है, मैं तुम्हें पुकार रहा था क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम आने वाले समय में मेरी मदद करोगे? ये सुनकर अजूबा जोर जोर से हंसते हुए अपनी मोटी सी आवाज में कहता है, महाराज, आप भूल रहे हैं कि हमें यहाँ आपकी मदद के लिए ही रखा गया है। सालों से हम संदूक में कैद थे ताकि हम समय आने पर आपकी मदद कर पाएं।
ये सुनकर शिवेश को थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। शिवेश को लगता है कि अगर अजूबे की ताकत उसके साथ होगी तो वो युद्ध में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। शिवेश के मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी अजूबा एक बार हवा में उड़ते हुए शिवेश के पीछे आ जाता है और फिर धीरे से उसके चेहरे की तरफ झांकते हुए कहता है, एक बात याद रखिए महाराज, हम आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन युद्ध नहीं लड़ सकते। हमें श्राप दिया गया है कि अगर हम किसी भी ऐसी जगह गए जहाँ बहुत सारे लोग हो, खून खराबा हो, तो हम धुएं में तब्दील हो जाएंगे और पल भर में ही गायब हो जाएंगे। वो हमारी जिंदगी का अंत होगा। अजूबे ने जो कहा वो सुनकर शिवेश के पसीने छूट गए। उसने अभी तक अजूबे से उम्मीद लगा बैठी थी। उसे लग रहा था कि अजूबा उसके साथ होगा तो दो क्या 10 राज्य भी अगर एक साथ मिल जाएं तो भी वो अपनी लड़ाई लड़ सकता था, समयपुर को बचा सकता था, साथ ही ज्यादा जाने भी उसे गंवानी नहीं होती। लेकिन अजूबे ने दूसरे ही पल उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था और उसने जो कहा उसके बाद शिवेश को समझ में आ गया कि युद्ध के मैदान में उसे अकेले ही उतरना होगा। शिवेश के मन में ये सब चल रहा था, तभी त्रिशा बीच में कहती है, आखिर ऐसा कैसा श्राप है ये? कहो ना कि तुम डर गए, तुम युद्ध से डर गए, तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते। त्रिशा ने यह सब अजूबे से इसलिए कहा था क्योंकि त्रिशा को अजूबे की ताकत का एहसास नहीं था। पिछली बार जो कुछ भी आंधी तूफान और ताकत का नमूना अजूबे ने शिवेश को दिखाया था उस समय त्रिशा वहां पर मौजूद नहीं थी। तभी अजूबा हंसते हुए कहता है, हाँ आप सही कह रही हैं, हम डर गए और हम बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि हमें मौत का डर है। हम वैसे ही धुएं की तरह दिखते हैं और फिर अगर वो श्राप सच साबित हुआ तो हम हमेशा के लिए धुएं में तब्दील होकर गायब हो जाएंगे। ये सुनना चाहती है ना आप, तो सुन लीजिए, आप सही कह रही हैं कि हम डर गए। इतना कहकर अजूबा थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो एक बॉल की तरह आकृति बनाकर टेबल के नीचे चला जाता है। शिवेश समझ गया था कि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और अब सब कुछ उसे ही नॉर्मल करना होगा। तब शिवेश हंसते हुए अजूबे से कहता है, अरे तुम्हें बुरा भी लगता है क्या? ये सुनते ही अजूबा अचानक से फिर से अपने असली रूप में आकर टेबल पर बैठते हुए कहता है, देखिए महाराज, हमारा शरीर आधा है तो क्या हुआ, और मान और एहसास इंसानों की तरह ही है। हम बादल की तरह धुएं से बने हैं तो क्या हुआ, दिल तो कहीं ना कहीं हमारा भी है जो जोरों से धड़कता है। ये सुनकर शिवेश कहता है, हाँ हाँ समझ सकता हूँ, चलो अगर तुम मेरी युद्ध में मदद नहीं कर सकते तो मुझे निहित से मिलवा दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार निहित से मिलवा दो। ये सुनकर अजूबा बिल्कुल खामोश रहता है। वो जैसे शिवेश अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाया करता था वैसे ही इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है। शिवेश और त्रिशा दोनों ही हैरानी से अजूबे को देख रहे थे। वो दोनों अजूबे के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि आखिर अजूबा क्या कहता है, क्या वो उन लोगों की मदद करेगा। तब अजूबा अचानक से ही घूमते हुए शिवेश के मुंह के सामने आ जाता है। इस वजह से शिवेश अपने कदम पीछे लेते हुए थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो शिवेश से हंसते हुए कहता है, ठीक है महाराज, मैंने अपना सोच विचार कर लिया है, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन ये बताइए कि उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। ये सुनकर शिवेश फिर से हैरान हो गया। ये दूसरी बार था जब अजूबे ने यह कहा कि मदद के बदले में हमें क्या मिलेगा। तब शिवेश कहता है, क्या तुम मेरी मदद जब भी करोगे तब बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा? अजूबा हंसते हुए कहता है, हाँ जी, यही तो बात है, जब आप मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, बहुत ही सिंपल है। शिवेश इधर उधर त्रिशा को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान उसके बिस्तर पर रखे हुए कांच के टुकड़े पर जाता है। वो अपना कदम बढ़ाते हुए कांच के टुकड़े की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे उठाकर त्रिशा को देखना चाहता था। तभी अजूबा एकदम से फिर हवा में उड़ते हुए शिवेश के सामने आ जाता है। फिर मुंह बनाते हुए कहता है, बस कीजिए महाराज, कब तक इस कांच के टुकड़े का सहारा लेंगे अपनी महबूबा को देखने के लिए? आप कहे तो हम आपकी मदद कर दें। शिवेश बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। त्रिशा को देखने के लिए अजूबा क्या मदद कर सकता था? शिवेश हैरानी से अजूबा को देख रहा था। तब अजूबा शिवेश से कहता है, महाराज कृपया करके आप हमें इस तरह मत देखा करो, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात कही हमने, आप कहो तो हम आपकी मदद करें, आपको आपकी महबूबा के दर्शन कराएं। शिवेश कुछ कह पाता उससे पहले ही त्रिशा कहती है, नेकी और पूछ पूछ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, क्या सच में बिना किसी कांच के टुकड़े के सहारे के शिवेश मुझे देख पाएगा? अजूबा जहां त्रिशा खड़ी थी बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और त्रिशा के सर पर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही अजूबा त्रिशा के सिर पर हाथ रखता है, त्रिशा के सामने सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ने लगती है और जैसे ही रोशनी जमीन की तरफ उसके पैरों की तरफ बढ़ती है, त्रिशा का शरीर शिवेश को दिखने लगता है। धीरे धीरे करके त्रिशा के पहले बाल दिखाई दिए, फिर उसका चेहरा, फिर उसका गला और ऐसे करके उसका पूरा शरीर कुछ ही पल में शिवेश को दिखाई दिया। त्रिशा को बिना किसी कांच के टुकड़े के सहारे के देख शिवेश बेहद खुश हो गया। शिवेश तुरंत ही त्रिशा की तरफ बढ़ा, लेकिन फिलहाल शिवेश त्रिशा को सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था और इस बात का एहसास शिवेश को था ही नहीं। वो जैसे ही त्रिशा को गले लगाने के लिए बढ़ता है, त्रिशा के आर पार हो जाता है। इस बात से शिवेश और त्रिशा दोनों को ही निराशा जरूर हुई थी। वहीं अजूबे की तो हंसी छूट गई। उसकी हंसी सुनकर शिवेश ने गुस्से में एक नजर उसको देखा, लेकिन ये वक्त अजूबे पर गुस्सा करने का नहीं था, ये वक्त उसको धन्यवाद कहने का था। शिवेश अब त्रिशा को हमेशा देख सकता था, हर वक्त कहीं भी। शिवेश अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर अजूबे से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी त्रिशा भी अपना कदम अजूबे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम ये कर सकते हो तो क्या तुम मुझे किसी के भी शरीर में डाल सकते हो? क्या मुझे कोई शरीर दिला सकते हो? ये सुनकर अजूबा सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, अगर तुम किसी का शरीर चाहती हो तो तुम्हें वेद और निशा के पास जाना होगा। उन दोनों ने ही तुम्हें राजकुमारी निधि के शरीर से निकाला था और वो दोनों ही तुम्हें किसी के भी शरीर में डाल सकते हैं। शर्त इतनी है कि सामने वाले को तुम्हारे होने का एहसास होगा और वो तुम्हें एक्सेप्ट करे तब।
त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, वेद और निशा की तो बात ही मत करो, वो दोनों मनमौजी हैं, उनसे हम चाहकर भी अपना काम नहीं करवा पाए। उनका मन होता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं। एटीट्यूड तो ऐसा है दोनों में जैसे कि आसमान में बैठे हो। तभी अजूबा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है और अचानक ही दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर अजूबा बिना कुछ कहे एकदम से धुएं की तरह गायब हो जाता है और एक बादल बनकर कुछ ही पलों में वापस उस चांदी के जग में चला जाता है। शिवेश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था एक बार फिर से, क्योंकि वो अजूबे से और भी बहुत सारे सवाल करना चाहता था। आज सुबह से वो बहुत सारी मदद मांगना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो त्रिशा को देख पा रहा था, यही उसके लिए काफी था। उसने अपना कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उसके सामने निशा और वेद थे। निशा और वेद को अपने सामने देखकर वो हैरान था। इतनी रात में वेद और निशा का उसके कमरे के दरवाजे पर होना शिवेश के लिए आश्चर्य की बात थी। शिवेश इशारे से उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि जैसे न जाने अब कौन सा तूफान आने वाला है। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो दोनों कमरे में आकर खड़े होते हैं और वेद फिर शिवेश की ओर देखकर कहता है, तुम चाहते थे ना कि तुम्हें तुम्हारी त्रिशा मिल जाए, उसे किसी और का शरीर मिल जाए, तो ये अब हो सकता है। ये सुनकर त्रिशा बिल्कुल उछल पड़ती है। त्रिशा खुशी से चिल्लाते हुए शिवेश को कहती है, क्या बात है, आज तो ये दूसरी गुड न्यूज है। तभी निशा कहती है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, राजकुमारी निधि समयपुर के लिए निकल गई है और वो तुम्हें अपने शरीर में फिर से आने दे, तो आज से 8 दिन बाद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। 8 दिन बाद पूर्णिमा का चांद रहेगा, उस दिन हमारी शक्ति 10 गुना होती है, हम अपनी शक्तियों से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब शिवेश एकदम से ही कह देता है, अगर तुम अपनी शक्तियों से हमारी मदद कर सकते हो तो हमें 21वीं सदी में हमारी दुनिया में क्यों नहीं भेज देते। ये सुनकर उस कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा जाता है। फिर वेद शिवेश की ओर कदम बढ़ाकर कहता है, तुम भूल रहे हो कि तुमने यहाँ बहुत सारे लोगों से वादा किया है, दुनिया भर के वादे किए हैं, और जब तक तुम अपने सारे वादे नहीं निभा लेते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें अपने साथ साथ जंगल के रहवासियों को भी लेकर जाना है जो जानवर की योनि में है। साथ ही तुम्हें महारानी रुक्मणी से किया हुआ वादा भी निभाना है कि तुम वैदेही और मितांश का ध्यान रखोगे। जब तक उनकी जिंदगी सही ट्रैक पर नहीं आ जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। शिवेश बहुत ज्यादा हैरान था वेद की बात सुनकर। हालांकि उसे इस बात का पहले से ही एहसास था कि वो जो भी कदम उठा रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन समय की मांग थी कि वो उन जंगल रहवासियों से वादा करे। समय की मांग थी कि वो महारानी रुक्मणी से वादा करे। वादा करके वो फंस तो गया था, लेकिन फिर भी उसका मोटिव था कि जैसे तैसे करके वो सबकी लाइफ सेट करे, अपने सारे वादे निभाए और जल्द से जल्द अपनी दुनिया में लौट जाए। तब शिवेश वेद और निशा से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम त्रिशा को क्यों नहीं 21वीं सदी में भेज देते, उसे उसकी दुनिया में भेज दो। मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक सबसे किए हुए वादे नहीं निभा लेता, उसके बाद मैं भी 21वीं सदी में चला जाऊंगा। हालांकि शिवेश के मन में कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ और ही सोच रहा था। त्रिशा शिवेश की बात सुनकर बौखला गई थी। वो हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके शिवेश को देख रही थी। क्या त्रिशा और शिवेश एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या वेद और निशा के लिए इतना आसान है कि वो त्रिशा को 21वीं सदी में भेज दे? और शिवेश के मन में आखिर ऐसी क्या बात चल रही थी जो वो त्रिशा को नहीं बता सकता था और जिसके चलते हुए वो त्रिशा को अकेले ही 21वीं सदी में जाने के लिए कह रहा था? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। शिवेश को कहीं ना कहीं वेद और निशा से उम्मीद थी कि वो त्रिशा को 21वीं सदी में भेज देंगे। अगर त्रिशा 21वीं सदी में चली गई तो शिवेश अपने मन में सोच रहा था कि वो लौटकर फिर 21वीं सदी में कभी नहीं जाएगा। वो अपने छोटे भाई को उसका प्यार लौटा रहा था। वो चाह रहा था कि अगर त्रिशा 21वीं सदी में चली गई तो फिर निहित को उसका प्यार मिल जाएगा और निहित और त्रिशा हमेशा साथ में खुश रहेंगे। लेकिन शिवेश इतना सेल्फिश कैसे हो सकता था? ये बात त्रिशा खुद नहीं समझ पा रही थी। त्रिशा को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि शिवेश क्या सोच रहा है। तभी शिवेश और त्रिशा दोनों ही कुछ कहते। उससे पहले ही निशा कहती है, तुम हमेशा हमसे ऐसी मदद मांगते हो जो हम नहीं कर सकते। हमने ये बात पहले भी तुमसे कही है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम तुम लोगों को अपनी दुनिया में वापस भेज दें। तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा शरीर तक नहीं है। तुम्हारा भाई पूरी कोशिश कर रहा है हर सदियों से तुम्हारे शरीर के कण लाने की। जैसे ही तुम्हारा शरीर बन जाएगा उसके बाद हम एक बार कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। इतना कहकर निशा शिवेश के कमरे से जाने लगती है। तभी शिवेश निशा से कहता है, 1 मिनट रुको। निशा पलट के शिवेश को देखती है। शिवेश निशा की ओर एक नजर देखता है, फिर वेद की ओर देखकर जो निशा के पीछे पीछे कमरे से बाहर जा ही रहा था, शिवेश उससे कहता है, मुझे मेरे भाई से बात करनी है, प्लीज मेरी उससे एक बार बात करा दो। इस बात पर वेद मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ में बैंड है, तुम जब चाहो तब उससे बात कर सकते हो, उसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। इतना कहकर वो फिर से शिवेश के कमरे से जाने लगता है। त्रिशा आग बबूला हुए शिवेश को अभी भी देख रही थी। त्रिशा को यकीन नहीं हो रहा था कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिवेश के लिए निहित है। हालांकि ये बात तो त्रिशा हमेशा से जानती थी। अगर कोई शिवेश को कहेगा कि निहित और उसमें से किसी एक को चुनना है तो शिवेश हमेशा निहित को ही चुनेगा। त्रिशा अच्छे से जानती थी कि शिवेश के लिए त्रिशा सेकंड प्रायोरिटी है। उसकी दुनिया, उसकी पहली प्रायोरिटी उसका छोटा भाई है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी भी था। अब शिवेश त्रिशा को बिना किसी कांच के टुकड़े के सहारे देख सकता था। तब शिवेश ने त्रिशा की ओर देखा तो वो खुद थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि त्रिशा गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी। एक तो वो आत्मा थी, एक रूह, और उसका गुस्सा उसे पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील कर रहा था। शिवेश ने पहली बार त्रिशा को इस तरह गुस्से में देखा था। त्रिशा को तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथ साथ शिवेश को भी भस्म कर दे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो शिवेश के कमरे से निकल गई। 8 दिन बाद उधर रुद्राक्ष रात दिन बस इसी सोच में था कि उसे वैदेही के साथ रहना है या नहीं। वो समय का दूत था, समय के साथ चलना, समय का काम करना ही उसका काम था, लेकिन प्यार करना उसके दायरे से बाहर था। जो भी हो, उसे वैदेही से प्यार तो हो गया था, बेहद प्यार, बेइंतहा प्यार। वो बस अब यही चाहता था कि समय उसे आजाद कर दे। वो एक मामूली इंसान की तरह वैदेही के साथ अपनी जिंदगी बिताए।
यही सब सोचते हुए हिम्मत करके वो वैदेही के कमरे में गया था। उसने जैसे ही वैदेही के कमरे का दरवाजा खटखटाया, वैदेही ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया और बिना किसी हैरानी के उसे देख रही थी। दरवाजा खोलकर वैदेही अपने कमरे के अंदर चली जाती है। प्रीतम दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। वैदेही मुड़कर कहती है, अगर दरवाजे के बाहर ही खड़े रहना था तो दरवाजा खटखटाया क्यों? ये सुनकर प्रीतम धीमे कदमों से कमरे में आ जाता है। वैदेही जानती थी कि हर रात प्रीतम लगभग 3 से 4 चक्कर उसके कमरे के लगाता था, लेकिन कभी भी उसके कमरे में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब प्रीतम उसके कमरे के बाहर चक्कर लगाता था तो वैदेही भी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सोचती थी कि कब प्रीतम हिम्मत जुटाएगा और उसके कमरे में आएगा। आज फाइनली प्रीतम ने दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत कर ली थी। जब प्रीतम कमरे में आया, वैदेही बहुत ही प्यार से एक नजर प्रीतम को देखती है और फिर कमरे में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। वो एक कलम से कुछ कागजों पर लिख रही थी। प्रीतम उन कागजों को देखकर कहता है, राजकुमारी वैदेही, आप क्या कर रही हैं? प्रीतम के मुंह से इस तरह राजकुमारी वैदेही सुनकर वैदेही को कुछ अच्छा नहीं लगा। तब उसने प्रीतम से कहा, तुम जा सकते हो। ये सुनकर प्रीतम बड़ी बड़ी आंखें करके वैदेही को देख रहा था। वैदेही ने प्रीतम से फिर से कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें राजकुमारी वैदेही से बात करनी है, राजकुमारी से मिलना है, तो इतनी रात गए किसी भी राजकुमारी के कमरे में एक मामूली सैनिक का आना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रीतम अभी भी उदास था। वो वैदेही से बात करना चाहता था। अभी तक उसे ये तो पता चल ही गया था कि वैदेही को सब पता था कि तपन कौन है, क्या चाहता है। तपन और महाराज विश्वनाथ उसके लिए रिश्ता लेकर नहीं आए थे, इसलिए वो उन दोनों में इंटरेस्ट दिखा रही थी और प्रीतम को ये लगा कि वो उसे भूल गई है। वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। अपनी गलत सोच की वजह से प्रीतम बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। फिलहाल वो कर भी क्या सकता था। वैदेही ने अगर उससे कहा कि कमरे से जाओ तो उसे जाना ही था। वो मुड़कर कमरे से जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी वैदेही अब अपना आपा खो बैठी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर जाना ही था तो आए क्यों? क्यों आए तुम? क्यों आए तुम इस कमरे में? क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? ये सुनते ही प्रीतम के कदम एकदम से थम जाते हैं। वो पीछे पलटकर देखता है तो वैदेही उसे गुस्से में देख रही होती है। वैदेही की आंखों में आंसू होते हैं। वैदेही की आंखों के आंसू देखकर प्रीतम तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता है। इस वक्त प्रीतम और वैदेही सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे के होना चाहते थे। प्रीतम जैसे ही उसे गले से लगाता है, वैदेही अपने आप पर से काबू खो बैठती है और वो रोने लगती है। एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। प्रीतम वैदेही के गाल पर किस करने लगता है। किस करते करते वो उसके माथे को चूमने लगता है। माथे को चूमने के बाद जैसे ही प्रीतम उसके होठों की तरफ बढ़ता है, वैदेही उसे एकदम से तेजी से पीछे की ओर धक्का दे देती है। वैदेही उसे अपने से दूर करके उसे गुस्से में घूर कर देखने लगती है। वैदेही का इस तरह का बर्ताव प्रीतम को समझ में नहीं आता। आखिर वैदेही करना क्या चाहती थी? तब वैदेही फिर गुस्से में प्रीतम से कहती है, मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। आखिर तुम आए क्यों थे इस कमरे में? प्रीतम वैदेही से कहता है, मैं इस कमरे में बस तुमसे मिलने आया था, तुमसे बातें करना चाहता था। मैं चाहता था कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है हम उसे भूलकर हमारे रिश्ते को एक और मौका दे। ये सुनते ही वैदेही जोर जोर से हंसने लगती है। वैदेही हंसते हुए कहती है, सही है, हमें हमारे रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। फिर किसी समस्या की वजह से तुम अचानक से गायब हो जाना, फिर तुम मुझे छोड़कर अचानक से कहीं चले जाना और मैं तुम्हारी याद में तड़पती रहूंगी और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहूंगी। यही चाहते हो ना तुम? ये सब सुनकर प्रीतम अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता है। जब प्रीतम वापस उस कांच में से लौटा था, जब उसे मजबूरन वापस समयपुर आना पड़ा था, तब वो बीते दिनों की सारी बातें जान गया था। वो जान गया था कि वैदेही कितनी डिप्रेशन में चली गई थी। वो जान गया था कि वैदेही ने अपनी जान तक देने की कोशिश की थी। अगर शिवेश नहीं होता तो वैदेही के लिए खुद को संभालना इतना आसान नहीं होता। वैदेही बहुत ही ज्यादा सदमे में थी। उसे खुद को नहीं पता था कि वो क्या कर रही है और क्या कर सकती है। ये सारी बातें प्रीतम पहले से जानता था। अब वक्त आ गया था फैसला लेने का। क्या प्रीतम हमेशा जिंदगी भर वैदेही का साथ निभा पाएगा? वैदेही के मन में प्रीतम के लिए बेइंतहा प्यार तो था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात पर भी अफसोस था कि उसे जिस इंसान से प्यार हुआ वो एक कमजोर इंसान है। बचपन से वो एक ऐसे राजकुमार के सपने देखती थी जिसके पास धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन रुतबा हो, ताकत हो। 1000 लोगों के बीच में वो वैदेही का हाथ पकड़कर कह पाए कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैदेही हमेशा एक सपना देखा करती थी कि एक राजकुमार एक दिन आएगा और सबके बीच से उसे चुरा के ले जाएगा। वैदेही जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी में किसी न किसी से प्यार जरूर होगा। उसे इस बात का एहसास था कि वो आम लोगों की तरह माता पिता की आज्ञा से शादी तो नहीं करेगी, लेकिन आज उसे इस बात का अफसोस था कि प्रीतम एक कमजोर इंसान निकला जिसकी हिम्मत नहीं होती थी उसकी तरफ कदम बढ़ाने की। प्रीतम वैदेही के सामने अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। तभी वैदेही अपने टेबल पर रखे गिलास को उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, बस करो, इस तरह अपनी नजरें झुकाकर मत खड़े रहो। मेरी बर्दाश्त के बाहर है ये सब। अगर तुम में हिम्मत नहीं है अपने प्यार को अपनाने की तो निकल जाओ, चले जाओ। सिर्फ यहाँ से, इस कमरे से ही नहीं, इस महल से, मेरी जिंदगी से चले जाओ प्रीतम, चले जाओ। प्रीतम चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी नजरें उठाकर वैदेही की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम मेरे हर कदम में अपना कदम मिला सकती हो सकता है कभी मैं पाताल में हूँ तो कभी आकाश में, कभी दर्द में तो कभी खुशी में। क्या तुम हर जगह मेरे साथ चलोगी? क्या तुम वो सब दर्द सहने को तैयार हो जो मैं हर दिन सहता हूँ? क्या तुम मेरी हर तकलीफ, हर परेशानी की साक्षी बनने को तैयार हो? क्योंकि मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। ये कहकर प्रीतम चुपचाप खड़े होकर वैदेही के एक्सप्रेशन देखने लगा। वैदेही बिना पल के झपकाए प्रीतम को देख रही थी। प्रीतम कहना जारी रखता है। वो एक कदम वैदेही की तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, लेकिन ये वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करूंगा और जिंदगी भर आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मेरी हर सांस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, मेरे दिल में तुम्हारा नाम लिखा होगा। अगर तुम मेरी आंखों में देखोगी तो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार नजर आएगा, लेकिन इस प्यार में खुशियां कहाँ है मैं नहीं बता सकता। ये भी हो सकता है कि जिंदगी भर हर दिन तुम्हारी आंखों में आंसू आए, क्योंकि मेरा साथ निभाना इतना आसान नहीं है। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? कब तक मेरे साथ इस तरह रह पाओगी? कब तक? इतना कहने के बाद प्रीतम बिल्कुल खामोश हो जाता है। आज वो रात थी जब एक प्रेम कहानी का अंत होना था या शुरुआत।
ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका कोई इतिहास नहीं था, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। लेकिन ये कहानी अपने आप में ही एक ऐसी ताकत थी जो हजारों प्रेम करने वाले लोगों को एक दिशा दिखा सकती थी। एक ऐसा इंसान जो समय का दूत है, जो मामूली सैनिक की तरह खड़ा है और उसके सामने एक महान राज्य की राजकुमारी, एक ऐसी लड़की जो युद्ध लड़ना भी जानती है और नखरे करना भी जानती है। तो क्या वैदेही प्रीतम का साथ देगी या इस रिश्ते का अंत यही होगा? आने वाले वक्त में होने वाले युद्ध में शिवेश कैसे अपनी भूमिका निभाएगा? आज शिवेश को ये तो पता चल गया कि जब तक वो अपने वादे पूरे नहीं करेगा वो 16वीं सदी से नहीं जा सकता। तो क्या शिवेश त्रिशा को 21वीं सदी में सच में भेज देगा और खुद 16वीं सदी का होकर रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। प्रीतम ने वैदेही से साफ साफ कह दिया था कि अगर उससे प्यार है तो जीवन भर उसे संघर्ष करना होगा, क्योंकि उसका जीवन संघर्ष से भरा है। हालांकि वैदेही कोई मामूली लड़की नहीं थी और ना ही ऐसी कोई लड़की थी जिसके लिए पैसा, राज्य आदि ही मायने रखता हो। उसके लिए उसके जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं था। वो प्रीतम की हर शर्त मानने को तैयार थी, प्रीतम के साथ किसी भी हाल में रहने को तैयार थी। लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। अपनी शर्त प्रीतम के सामने रखते हुए वैदेही ने कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन क्या पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि इस दुनिया के सामने मेरा हाथ थाम सको? तुम अपने आप को समय का दूत कहते हो ना, तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे लिए समय से लड़ जाओ? क्या तुम मेरे लिए समय के खिलाफ जाओगे? समय के खिलाफ जाने के बारे में प्रीतम सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपना जीवन समय को समर्पित किया हुआ था। लेकिन फिर भी अगर बात प्यार की थी तो प्रीतम पूरी दुनिया से लड़ सकता था। प्रीतम जानता था कि अगर उसे अपना प्यार चाहिए, उसे राजकुमारी वैदेही के साथ रहना है, तो उसे पूरी दुनिया से लड़ना होगा। उसे समय से, भगवान से, अपनी किस्मत से लड़ना होगा। और यही कारण था कि उसने वैदेही से कहा था कि तुम्हें मेरे साथ संघर्ष भरा जीवन जीना होगा। प्रीतम ने बहुत ही हिम्मत के साथ वैदेही की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमसे प्यार किया है तो इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि इस दुनिया के आगे खड़े होकर तुम्हारा हाथ थाम लूं। आज तक अगर मेरी नजर झुकी थी, मैं खामोश था, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारे मान सम्मान की फिक्र थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से तुम्हारे अपनों से दूर हो जाओ। प्रीतम की बात सुनकर वैदेही बिल्कुल खामोश हो गई थी, क्योंकि वो समझ नहीं सकती थी कि प्रीतम क्या कहना चाह रहा है। वही वैदेही ने प्रीतम की समझदारी और अच्छाई से यह निर्णय लिया था कि प्रीतम एक डरपोक इंसान है, उसमें हिम्मत नहीं है। फाइनली आखिरकार आज वो दिन आ गया था जब प्रीतम और वैदेही ने आपस में बात करके अपने बीच की गलतफहमी को दूर कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को हक किया और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। ऐसा लग रहा था उस वक्त जैसे सारी कायनात उन दोनों के प्यार की साक्षी हो। तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट चारों तरफ फैल रही थी। महारानी रुक्मणी का कमरा। महारानी अपने कमरे में बहुत ज्यादा दुखी थी। महाराज विश्वनाथ ने 19 जून को शादी का प्रस्ताव रखा था और महाराज विश्वनाथ ने जो धमकी दी थी वो सब वो भूली नहीं थी। बीते 8 दिनों में वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली थी, न ही किसी से उन्होंने ज्यादा बातचीत की। वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर उदास होते हुए बैठी हुई थी। तभी उनके कमरे में मितांश आता है। मितांश उदास मन से जैसे ही उनके सामने खड़ा होता है, महारानी और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चों की परेशानी देखती है तब वो खुद का दर्द, खुद की तकलीफ भूल जाती है। महारानी रुक्मणी मितांश को देखते हुए कहती है, बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है? एक माँ अपने बच्चों की आंखों में देखकर समझ सकती थी कि वो एक बहुत ही बड़ी उलझन से गुजर रहे हैं। मितांश भी जानता था कि उसकी माँ भी बीती बातों की वजह से बहुत उदास है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि यही सही वक्त है जब उसे अपनी माँ से सारी बातें करनी चाहिए। इसलिए वो महारानी रुक्मणी के कमरे में गया था। मितांश धीमी आवाज में कहता है, माँ कब तक आप अपने आप को इस तरह से कमरे में कैद रखेंगी? पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। महारानी कहती है, क्या बात है, तुम्हारी उदासी का कारण? मितांश महारानी के पास बैठे हुए कहता है, बड़े भाई का रवैया मेरे प्रति बहुत ज्यादा बदल चुका है। मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ और अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। मैं पहले की तरह नहीं रहा। मैं बड़े भाई से प्यार करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, और जब बड़े भाई मुझे नजरअंदाज करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरा मन उदास होता है। एक लंबा समय हो गया है जब बड़े भाई ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। आखिर क्यों माँ, क्यों बड़े भाई ऐसा कर रहे हैं? ये बात तो महारानी रुक्मणी भी बहुत समय से महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने शब्दों में नहीं कहा था। उन्होंने शिवेश का, यानी कि उनके बेटे शिवांश का बर्ताव मितांश के प्रति देखा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका बेटा शिवांश राजा बनने के बाद बहुत बदल गया है। वो घमंडी हो गया है और वो घमंड के नशे में चूर होता जा रहा है। उसे अपने छोटे भाई की परवाह नहीं है। और यही कारण था कि एक बार महारानी रुक्मणी शिवेश के कमरे में गई भी थी, उससे ये वादा लेने के लिए कि वो अपने छोटे भाई और बहन का ध्यान रखेगा। फिलहाल महारानी रुक्मणी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि शिवांश भी उनका ही अपना खून था। पहले उन दोनों के बीच में जो कुछ भी गलतफहमी आती वो सब अब दूर हो चुकी थी। वो शिवांश से बेहद प्यार करती थी, पर वो उतना ही प्यार मितांश से भी करती थी। और आज मितांश को दुखी देखकर उनका मन भी उदास हो रहा था। इधर उधर की बातें बनाते हुए महारानी रुक्मणी कहती है, हो सकता है शिवांश बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम तो जानते ही हो कि कुछ ही दिनों में ईश्वर धाम हम पर हमला करने वाला है। वहीं महाराज विश्वनाथ और तपन भी हमारे खिलाफ खड़े हैं। वो लोग भी ईश्वर धाम के साथ मिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है यही कारण हो कि शिवांश थोड़ा परेशान है। ये सुनकर मितांश कहता है, अगर ऐसी बात है तो उन्हें अपने छोटे भाई के साथ बात करनी चाहिए। हम दोनों मिलकर राज्य को बचा सकते हैं, राज्य की रक्षा कर सकते हैं। मेरी अपनी भी एक पहचान है, ये बात आप अच्छे से जानती हैं। माँ, एक साथ 25 से 30 सैनिकों को मार गिराने की हिम्मत मैं भी रखता हूँ। किसी भी युद्ध में मैं एक महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता हूँ। फिर भी महाराज शिवांश मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करते। वो क्यों मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। महारानी रुक्मणी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने मितांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह होते ही शिवांश से बात करती हूँ। उसके मन में अगर कोई बात है तो हम बात करके समझ सकते हैं। मितांश मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके मन की उदासी को कम नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था।
क्योंकि समीक्षा भी उससे दूर चली गई थी। समीक्षा ने जब से सबके सामने कहा था कि वो शिवांश से शादी करना चाहती है, उसके बाद मितांश ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। मितांश के दिल को बहुत गहरी चोट लगी थी। मितांश एक उम्मीद लगाए बैठा था कि समीक्षा आज नहीं तो कल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं वैदेही प्रीतम और शिवांश में ही उलझी हुई थी। वैदेही की जिंदगी में पहले से ही तूफान चल रहा था, प्यार का तूफान। फिलहाल मितांश के पास कोई नहीं था महारानी रुक्मणी के अलावा जिससे वो अपने मन की बात कह पाए। महारानी रुक्मणी के अलावा अगर वो सबसे ज्यादा करीब था तो उसके बड़े पापा महेंद्र जी से, जो कि महाराज प्रहलाद की मौत के पहले ही गायब हो गए थे। जब मितांश के सारे बुरे काम सबके सामने आए थे, उसे पाताल लोक की सजा दी गई थी। तब महेंद्र मितांश को धोखा देकर गायब हो गए थे और अब मितांश के पास कोई नहीं था जिससे वो बात करे। अपनी जिंदगी में वो पूरी तरह से अकेला रह गया था। मितांश के कमरे से जाने के बाद महारानी रुक्मणी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उन्हें अपने छोटे बेटे की फिक्र सता रही थी और इस बात पर उन्हें शिवांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि आखिर शिवांश ऐसे कैसे कर सकता है। उन्होंने शिवांश पर इतना भरोसा किया, उस पर अपने परिवार की, राज्य की सारी जिम्मेदारी दी और शिवांश अपने छोटे भाई को नजरअंदाज कर रहा था। उसका दिल दुखा रहा था। आखिर मितांश की गलती क्या थी? ये सब सोचते हुए महारानी का गुस्सा अब शिवांश के प्रति बढ़ता जा रहा था। उधर 8 दिन बीत चुके थे राजकुमारी निधि के हिरणपुर से निकले हुए। राजकुमारी निधि अब समयपुर की सीमा पर पहुंच गई थी। ये खबर शिवेश को मिलते ही उसने अपने सैनिकों को उन्हें मान सम्मान के साथ लेने के लिए भेज दिया था। शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी निधि क्यों आ रही है, लेकिन वो इस बात से खुश भी था कि वो आ रही है क्योंकि उसका शरीर अब फिर से त्रिशा को मिल सकता था। शर्त इसमें बस एक ही थी कि राजकुमारी निधि पहले की तरह ही कमजोर हो। अगर इस बीते 1 महीने में राजकुमारी निधि ने अपने आप को हेल्दी कर लिया होगा या वो पहले से पूरी तरह से स्वस्थ होगी तो त्रिशा का उसके शरीर में फिर से जाना संभव नहीं था। राज्यसभा खत्म होते ही शिवेश अपने कमरे में जा रहा था। तभी उसे राज्यसभा में आते हुए वो लोग दिखाई दिए, वो सैनिक दिखाई दिए जिन्हें उसने राजकुमारी निधि को लेने के लिए भेजा था। उन्हें देखकर शिवेश को लगा कि हो सकता है कि निधि उनके साथ आ गई होगी, इसलिए उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। लेकिन कुछ ही देर में उसने देखा कि वो सैनिक उसके सामने खड़े थे, लेकिन राजकुमारी निधि नहीं। सैनिकों ने शिवेश को प्रणाम किया। शिवेश ने भी अपना सिर झुकाया और फिर कहा, आप लोग यहाँ अकेले कैसे? आपको राजकुमारी निधि को लेने भेजा था। वो कहाँ है? उनमें से एक सैनिक एक कदम आगे बढ़कर सामने आता है और फिर अपना सिर झुकाते हुए कहता है, महाराज, राजकुमारी निधि ने हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आपकी होने वाली पत्नी है, कायदे से आपको उन्हें लेने के लिए आना चाहिए। ये सुनकर शिवेश हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी निधि इस तरह की शर्त रख सकती है। शिवेश बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था राजकुमारी निधि को लेने जाने के लिए, क्योंकि पर्सनली शिवेश राजकुमारी निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। राजकुमारी निधि के शरीर में जब तक त्रिशा थी तब तक शिवेश उसे छोड़ना नहीं चाहता था, और जब से त्रिशा उसके शरीर से निकली शिवेश ने एक नजर भी राजकुमारी निधि को नहीं देखा था। शिवेश अपने सामने खड़ी त्रिशा को देख पा रहा था, जो हाथ बांधे तिरछी नजर से उसी को देख रही थी। शिवेश ये बात अच्छे से समझ रहा था कि त्रिशा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि वो राजकुमारी निधि को लेने के लिए जाए। तभी राज्यसभा में महारानी रुक्मणी का आना होता है। महारानी रुक्मणी गुस्से से शिवेश को देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। जैसे ही महारानी शिवेश के सामने आकर खड़ी होती है, शिवेश झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, माँ, आप कहाँ थी? आप आज राज्यसभा में भी नहीं आई। आप राज्य माता है, हर एक बात में आपका निर्णय बहुत ही महत्व रखता है। ये सुनकर महारानी रुक्मणी कहती है, तुम भूल रहे हो, अगर तुम महाराज हो तो मितांश भी युवराज है। उसका हर निर्णय भी बहुत महत्व रखता है। वो इस राज्य के लिए, इस परिवार के लिए बहुत महत्व रखता है। शिवेश समझ नहीं पा रहा था कि महारानी रुक्मणी कहना क्या चाहती है। आखिर वो मितांश की बात क्यों कर रही थी? इसलिए शिवेश आश्चर्य से महारानी को देखते हुए कहता है, आखिर बात क्या है माँ? मितांश को मैंने कभी भी राज्यसभा में आने से मना नहीं किया। मैं तो खुद सोच रहा था कि मितांश को भी राज्यसभा में मौजूद होना चाहिए। ये सुनकर महारानी रुक्मणी तेज आवाज में कहती है, बस करो महाराज शिवांश, बस करो। इस तरह की दोगली बातें तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। महारानी की तीखी और तेज आवाज सुनकर शिवेश अपना एक कदम पीछे ले लेता है। महारानी और शिवांश की बातें कोई और ना सुन पाए, इसलिए प्रीतम राज्यसभा में मौजूद सारे सैनिकों को इशारा करके बाहर भेज देता है और खुद भी महारानी रुक्मणी के सामने एक बार अपना सिर झुकाते हुए बाहर चला जाता है। बीती रात मितांश ने जो कुछ भी बात की थी महारानी रुक्मणी से, आज जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये उसी का असर है या कोई और बात पर महारानी रुक्मणी नाराज है? आखिर क्या बात करना चाहती है महारानी शिवेश से? भला क्या असर होगा इन सब बातों का? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। महारानी रुक्मणी की आंखों में देखकर शिवेश को इस बात का एहसास हो गया था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन क्यों? ये सवाल शिवेश उनसे करता उससे पहले ही महारानी कहती है, महाराज शिवांश, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फैसले सोच समझ कर ले रहे होंगे। और आपने अभी अभी जो कहा कि आप चाहते हैं कि आपका छोटा भाई राज्यसभा में आपके साथ रहे, तो फिर मेरी एक बात का जवाब दीजिए। इतना कहने के बाद महारानी रुक्मणी ने एक लंबी सांस ली और कहना जारी रखा, आखिर क्यों बीते दिनों में आपने मितांश को सभा में आने से रोक दिया? आखिर क्यों आप अपने छोटे भाई को नजरअंदाज कर रहे हैं? महारानी रुक्मणी आज इस तरह से बात कर रही थी जैसे उनके लिए शिवेश एक अनजान है, उनके लिए उनका बेटा एक अनजान है, जैसे एक आम इंसान एक महाराज से बात कर रहा हो। महारानी रुक्मणी का यह बर्ताव देखकर शिवेश कुछ देर तक उन्हें देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उससे इस तरह से बात कर रही है। हाँ माँ, इतना समय महारानी रुक्मणी के साथ बिताते हुए वो अब उन्हें सच में अपनी माँ ही समझने लगा था। उसे उनके साथ रहकर ऐसा ही महसूस होता था जैसे कि महारानी रुक्मणी उसकी माँ हो। शिवेश की खामोशी देखकर महारानी रुक्मणी कहती है, कहो, तुम्हारे पास क्या जवाब है? बीते दिनों में तुमने मितांश को राज्यसभा में आने से क्यों मना कर दिया? मितांश से ज्यादा तुम उस रुद्राक्ष पर यकीन करते हो जो कि कुछ दिन पहले ही समय पर आया है, जो मुझे पल भर के लिए भी नहीं भाता। तब शिवेश कहता है, माँ, मैंने कभी भी मितांश को राज्यसभा में आने से मना नहीं किया। आप उसे बुलाइए और उसी से पूछ लीजिए। शिवेश को मन ही मन मितांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मितांश महारानी रुक्मणी को भड़का रहा है।
वो महारानी रुक्मणी को झूठ कहते हुए उसकी छवि उनके सामने बिगाड़ रहा था। लेकिन फिलहाल महारानी रुक्मणी का गुस्सा उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। वो गुस्से में कहती है, मितांश से ज्यादा तुम उस रुद्राक्ष पर यकीन करते हो जो कि कुछ दिन पहले ही समय पर आया है, जो मुझे पल भर के लिए भी नहीं भाता। तब शिवेश कहता है, माँ, मैंने कभी भी मितांश को राज्यसभा में आने से मना नहीं किया। आप उसे बुलाइए और उसी से पूछ लीजिए। शिवेश को मन ही मन मितांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मितांश महारानी रुक्मणी को भड़का रहा है। वो महारानी रुक्मणी को झूठ कहते हुए उसकी छवि उनके सामने बिगाड़ रहा था। लेकिन फिलहाल महारानी रुक्मणी का गुस्सा उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। वो गुस्से में कहती है, बस करो, तुम्हारा झूठ, तुम्हारी दो गुली बातें और तुम्हारा दिखावे का प्यार, अब और नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे सब दिखाई देता है, लेकिन तुम वो देखना नहीं चाहते जो सही है। तुम्हें तुम्हारे अपनों से किस बात का खतरा हो सकता है? तुम क्यों मितांश को अपने से दूर रखते हो? और क्यों तुमने समीक्षा के साथ अपना रिश्ता बनाया? आखिर क्यों समीक्षा मितांश को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है? आखिर क्यों? ये सब सुनते हुए शिवेश अपनी नजर झुकाकर कहता है, माँ, आप मुझे हमेशा से जानती है। आप जानती है कि मैं कभी मेरे अपनों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जो कुछ भी बीते समय में हुआ वो समय की मांग थी। रही बात मितांश की, तो आप उसे बुला लीजिए। मैं खुद उससे पूछ लेता हूँ कि आखिर कब मैंने उसे सभागार में आने से मना किया। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो तो आप खुद उससे पूछ लीजिए कि वो ये सब क्यों कह रहा है और क्या चाहता है। ये शब्द सुनकर महारानी रुक्मणी और तेज गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बस करो महाराज शिवांश। वो कुछ नहीं चाहता, वो तो सिर्फ अपने बड़े भाई का साथ चाहता है जो तुम उसे नहीं दे सकते। तुम महाराज क्या बन गए? आसमान में उड़ने लगे हो। तुम्हारा घमंड तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आसमान में उड़ता पक्षी कई बार अकेला ही रह जाता है। अगर ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो अपने परिवार और प्यार को पीछे ही छोड़ दोगे। इतना कहने के बाद महारानी रुक्मणी कुछ पल के लिए खामोश रहती है। फिर शिवेश की आंखों में देखते हुए कहती है, पहले राजकुमारी निधि आई थी तो तुम खुद उसे लेने गए थे, और आज ये जानते हुए भी कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तुमने सैनिकों को उसे लेने भेज दिया। तुम इतने कितने महान हो गए। अगर एक राजा अपनी होने वाली पत्नी को सीमा तक लेने चला जाए तो क्या वो राजा नहीं रहता? तो क्या राजा की गरिमा कम हो जाती है? ये सुनकर शिवेश अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहता है। वो एक बार भी महारानी की ओर नहीं देख रहा था, क्योंकि हाँ, इस जगह उसकी गलती थी। वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि जिस राजकुमारी निधि की वो बात कर रहे हैं, जिसके आगे पीछे शिवेश पहले घूमा करता था, वो उसकी त्रिशा थी। और अब त्रिशा उसी के सामने खड़ी है, जो महारानी रुक्मणी की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही है और सुनकर खुद भी उदास हो रही है। महारानी रुक्मणी जिस तरह से शिवेश से बात कर रही थी, त्रिशा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन भी दुखी हो रहा था, क्योंकि वो भी ये बात जानती थी कि शिवेश कहीं ना कहीं शिवांश के परिवार से जुड़ चुका है। वो उन लोगों को अपना मानने लगा था और उन लोगों का इस तरह का बर्ताव उसे तकलीफ पहुंचाता है। फिलहाल शिवेश महारानी रुक्मणी से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। फिर भी उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मानता हूँ माँ, ये मेरी गलती है और अपनी गलती सुधारने के लिए ही मैं राजकुमारी निधि को लेने जा रहा हूँ। तब महारानी कहती है, हाँ, उसे पूरे आदर सम्मान के साथ लेकर आओ। साथ ही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जल्द ही मैं तुम्हारी और उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखना। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी और राजकुमारी निधि की शादी हो जाएगी। राजकुमारी निधि को यहाँ मैंने ही बुलाया है। जल्द ही कुछ ही दिनों में उसका पूरा परिवार भी यहाँ आ जाएगा। महारानी रुक्मणी की बात सुनकर शिवेश हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उससे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लिया गया। वो फटी फटी आंखों से महारानी रुक्मणी को बस देखे जा रहा था। तभी वो महारानी से कहता है, लेकिन माँ, एक बार। शिवेश ने इतना ही कहा था कि तभी महारानी उससे गुस्से में कहती है, एक बार क्या, एक बार मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि अब तुम महाराज हो। तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं नहीं ले सकती। शिवेश फिर से खामोश हो गया। उसके पास महारानी रुक्मणी के कहे हुए शब्दों का जवाब नहीं था। शिवेश ने एक बार महारानी को देखा और गुस्से में लेकिन दबी आवाज में कहा, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वो तेज कदमों से सभागार से निकल गया। उसके पीछे पीछे त्रिशा भी सभागार से निकल गई। त्रिशा बार बार शिवेश को रोकते हुए उसे शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन शिवेश का गुस्सा अब सिर चढ़कर बोल रहा था। उसे महारानी रुक्मणी पर नहीं, मितांश और निधि पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जब निधि उससे प्यार करती ही नहीं है तो वो शादी का प्रस्ताव मिलने के बाद समय पर क्यों आई। शिवेश चाहता था कि सबसे पहले वो मितांश के पास जाए और उससे बात करे, क्योंकि शिवेश ने कभी भी सच में उसे सभागार में आने से मना नहीं किया था। शिवेश ने तो मितांश को पूरी तरह से उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन फिलहाल शिवेश को राजकुमारी निधि को लेने जाना था। अगर वो समय से वहां नहीं पहुंचा तो वो जानता था कि फिर से एक नया नाटक हो जाएगा। राजकुमारी निधि आखिर अपना इतना एटीट्यूड लेकर आई थी जो सैनिकों के साथ नहीं आ सकती थी। ये सब सोचते हुए शिवेश तेज कदमों से महल से बाहर जाता है। उसके साथ उसके सैनिक प्रीतम और त्रिशा भी जाते हैं। शिवेश इतना गुस्से में था कि उसने एक बार भी पलट के त्रिशा या सैनिकों की ओर नहीं देखा था। वो तुरंत ही अपने घोड़े लकी पर बैठा और घोड़ा दौड़ाने लगा। वहीं जब शिवेश सभागार से गुस्से में तिलमिलाता हुआ निकला था तो दूर खड़ी समीक्षा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। आज के बाद से हर दिन मेरा होगा। अब देखिए महाराज शिवांश, आपको खून के आंसू नहीं रुलाया तो कहना। समयपुर की सीमा पर जब शिवेश पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी निधि के साथ साथ लगभग 25 सैनिक और भी थे जो उनका ध्यान रख रहे थे। और इस बार राजकुमारी निधि के साथ एक लड़की और थी। वो लोग वहाँ पर तंबू बनाए हुए थे। राजकुमारी निधि एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी। शिवेश को देखकर राजकुमारी निधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। राजकुमारी निधि को देखकर शिवेश बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महीने भर में वो लड़की पूरी तरह से स्वस्थ दिख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी, जैसे वो कभी बीमार थी ही नहीं। शिवेश अपने घोड़े से उतरकर सीधे राजकुमारी निधि की तरफ बढ़ता है। राजकुमारी निधि उसे देखकर तुरंत ही उसके गले लग जाती है। राजकुमारी निधि जैसे ही शिवेश के गले लगती है, त्रिशा के शरीर में झंझनाहट महसूस होती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल वो कर भी क्या सकती थी। यहाँ तक कि शिवेश खुद भी क्या कर सकता था। उसने धीरे से राजकुमारी निधि को अपने से दूर किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका महल में इंतजार कर रहा था। सैनिकों ने बताया कि आप चाहती थी कि मैं खुद आपको यहाँ लेने आऊँ। ये सुनकर राजकुमारी निधि मुस्कुराते हुए कहती है,
जी महाराज, मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझे लेने आओ, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं समयपुर की महारानी बनने वाली हूँ और होने वाली महारानी को इतना सम्मान तो मिलना चाहिए ना। इतना कहकर निधि शिवेश के करीब जाती है और फिर बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम बताओ, क्या इतने समय में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? और जब पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ तो खुद मुझे लेने क्यों नहीं आए? ये सब बातें सुनकर शिवेश बहुत ज्यादा हैरान था। साथ ही राजकुमारी निधि उसके इतना करीब थी कि शिवेश बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। राजकुमारी निधि जब समयपुर से गई थी तो वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी, साथ ही उनकी सुध बुध खो गई थी। शिवेश को तो लगा था कि राजकुमारी निधि को स्वस्थ होने में सालों लग जाएंगे, लेकिन ये कैसे? अगर आज राजकुमारी निधि को देखा जाए तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो वही इंसान है जिस पर शिवेश को दया आ रही थी। एक वक्त था कि जब राजकुमारी निधि अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पा रही थी और उसकी ये हालत देखकर शिवेश को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। शिवेश को उस पर दया आ रही थी। शिवेश का मन उसके लिए दुखी था। फिर आज जब शिवेश ने राजकुमारी निधि को देखा तो बहुत दंग रह गया। उसके चेहरे पर एक तेज था, साथ ही बड़ी सी मुस्कुराहट भी। चेहरे का कलर बिल्कुल पहले की तरह ग्लो करता हुआ, आंखों के नीचे कोई डार्क सर्कल नहीं। बहुत ही खूबसूरत और एक चंचल सी लड़की वो दिखाई दे रही थी। शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है। शिवेश राजकुमारी निधि की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, राजकुमारी निधि, आप ठीक तो है ना? तब निधि उछलते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैं पूरी तरह से ठीक हूँ महाराज शिवांश, बस थक गई हूँ। क्या अब हम लोग महल चल सकते हैं? तब शिवेश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ चलिए, मैं आपको लेने ही तो आया हूँ। जब शिवेश ने यह कहा तभी उसके पीछे त्रिशा भी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ चलिए, मैं आपको लेने ही तो आई हूँ, बिल्कुल चलिए। आप एक नई मुसीबत बनकर आई है मेरी जिंदगी में और अब आपका स्वागत करना मेरा धर्म है। त्रिशा के शब्द जैसे ही शिवेश के कानों में पड़ते हैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वहीं राजकुमारी निधि को ऐसा लगता है कि शिवेश उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि त्रिशा बिल्कुल राजकुमारी निधि के पीछे ही खड़ी थी। फिलहाल शिवेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने बहुत ही प्यार से राजकुमारी निधि को महल साथ चलने के लिए कहा। तब राजकुमारी निधि कहती है, इस बार आप हमें सैंडविच नहीं खिलाएंगे? ये सुनकर शिवेश हैरानी से राजकुमारी निधि को देखता रहता है। यहाँ तक कि त्रिशा खुद भी हैरानी से उसे देख रही थी। शिवेश और त्रिशा दोनों को ही इस बात का एहसास हुआ कि राजकुमारी निधि को पहले की सारी बातें याद है। तब शिवेश मुस्कुराते हुए कहता है, आप महल चलिए, मैं महल में ही आपके लिए शानदार सैंडविच का इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी निधि एकदम शिवेश के करीब आकर उसका एक हाथ पकड़ते हुए एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो वही दुकान वाला सैंडविच खाना है जहाँ पहली बार तुम मुझको लेकर गए थे। क्या शिवेश को सच में राजकुमारी निधि के साथ शादी करनी होगी? क्या निधि को बीते दिनों की सारी बातें याद हैं? क्या वो फिर से त्रिशा को अपनाने के लिए तैयार होगी? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंचे। शिवेश ये सुनकर बहुत शॉक्ड था कि निधि को पुरानी सारी बातें याद थी। तब शिवेश थोड़ा सा हिचकिचाते हुए निधि से कहता है, राजकुमारी, क्या आपको बीती सारी बातें याद हैं? तब राजकुमारी हंसते हुए कहती है, जी हाँ महाराज, मुझे बीती सारी बातें याद हैं। ये सुनकर शिवेश हक्का बक्का रह गया। शिवेश ने एक नजर त्रिशा को देखा। त्रिशा ने भी मुंह बनाकर अपने कंधे उचका दिए। अब वक्त था कि शिवेश निधि के साथ वक्त को ध्यान में रखकर बर्ताव करे। वो ये नहीं समझे कि उसे कितनी बातें याद है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है। ये सब सोचते हुए शिवेश मुस्कुराते हुए निधि से कहता है, अगर आप चाहती हैं तो चलिए, हम पहले सैंडविच खाएंगे, उसके बाद महल चलेंगे। निधि बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत शिवेश के करीब आकर उसके गाल पर किस कर देती है। निधि के उसके गाल पर किस करते ही शिवेश खुद भी पूरी तरह से हिल जाता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था निधि के इस तरह के बर्ताव का। शिवेश ने हिचकिचाते हुए त्रिशा की ओर देखा। त्रिशा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिवेश उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकता था, लेकिन फिलहाल शिवेश कर भी क्या सकता था। उसने फिर से निधि से मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले से सच में काफी ज्यादा स्वस्थ दिखाई दे रही हैं। ये सुनते ही निधि चिढ़ते हुए कहती है, पहले तो ना तुम ये आप कहना बंद करो। पहले तुम कभी मुझे आप नहीं कहते थे, अब अचानक से क्या हो गया? राजा बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच का प्यार, हमारे बीच की दोस्ती, सब कुछ तुम भूल जाओ। निधि की बातें सुनकर त्रिशा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो निधि को कैसे हैंडल करे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तब शिवेश निधि से कहता है, हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन पहले चलो, हमें रात होने से पहले महल पहुंचना है। तब निधि अपने हाथ से 2 ताली बजाते हुए साथ में जो लड़की आई है उसे अपने पास बुलाती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, दुबली पतली, भूरी आंखें, लंबे बाल और रंग गोरा। लगभग वो निधि की तरह ही दिख रही थी। शिवेश खुद हिरणपुर रहकर आया था, उसने कभी भी हिरणपुर में उस लड़की को नहीं देखा था। शिवेश फिलहाल उस लड़की को बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था। तब राजकुमारी निधि कहती है, ये मेरी दोस्त है और ये भी कुछ वक्त के लिए समयपुर मेरे साथ ही रहेगी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम इसे भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं? शिवेश धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देता है। वैसे भी वो अगर मना कर भी देता तो राजकुमारी निधि कौन सी उसकी बात मान लेती, और वो मना कर भी कैसे सकता था। उसको राजकुमारी निधि और उसके दोस्त दोनों को सैंडविच खिलाने तो लेकर जाना ही था। तब शिवेश मुंह बनाते हुए कहता है, आपकी दोस्त का नाम, ओहो सॉरी, तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है? ये सुनकर निधि मुंह बनाते हुए कहती है, इसका नाम तन्वी है, ये बहुत ही प्यारी है और मेरे बहुत ही करीब है। अब मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। फिलहाल शिवेश दोस्ती यारी में उलझना नहीं चाहता था। उसने उन दोनों को आगे कदम बढ़ाने के लिए कहा। तन्वी ने शिवेश को देखकर मुस्कुरा दिया और वो निधि के पीछे पीछे चलने लगी। शिवेश के एक तरफ त्रिशा चल रही थी और प्रीतम के पीछे पीछे सारे सैनिक। तभी शिवेश पीछे मुड़कर सैनिकों से कहता है, रुकिए, आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। इतना कहने के बाद शिवेश प्रीतम को देखकर कहता है, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष जाएगा।
आप लोग महल के दरवाजे पर हमारा इंतजार करें, हम जल्दी लौट आएंगे। शिवेश नहीं चाहता था कि इतने सारे सैनिकों के साथ वो राज्य में जाए। अब वो महाराज बन गया था। राज्य के लोग उसे देखकर भीड़ लगाने लगते थे, हर कोई उससे बात करना चाहता था और शिवेश इस वक्त सैंडविच पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था। शिवेश को लग रहा था कि वो जल्द से जल्द निधि को सैंडविच खिलाए और उसे महल छोड़े, उसके बाद वो आजाद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आने वाला पूरा दिन उसका निधि के साथ ही बीतने वाला था। शिवेश की बात सुनकर प्रीतम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं चल सकता, हमें कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर चलना होगा। अब आप महाराज हैं, आपकी सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अगर आपको एक आंच भी आई तो बवाल हो जाएगा। शिवेश को प्रीतम पर गुस्सा आने लगा था। प्रीतम शिवेश का बहुत अच्छा दोस्त था, उसके बाद भी वो एक मामूली सैनिक की तरह बात कर रहा था। शिवेश प्रीतम को ऊपर से नीचे तक देखता है। प्रीतम समझ गया था कि शिवेश कहना क्या चाहता है, इसलिए प्रीतम शिवेश से नजरें चुराते हुए कहता है, अभी हम दोस्त नहीं है, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 6 सैनिक हमारे साथ चले, इसके लिए तो मना नहीं कर सकते। प्रीतम ने यह सब बहुत ही धीमी आवाज में कहा था। तब शिवेश ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए उसे मुक्का मारने का इशारा किया। फिर शिवेश भी धीरे से प्रीतम से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सच में महाराज हूँ? यहाँ मेरी बात तो कोई सुनता नहीं, न ही मेरी बात मेरा आदेश माना जाता है। सबको अपनी ही चलानी होती है, जिसका जो मन करता है वो करता वही है। सिर्फ मेरे नाम के आगे महाराज का टैग लगा दिया है। ये बात शिवेश ने अपने दांत पीसते हुए कही थी। प्रीतम को शिवेश की बात सुनकर हंसी आ जाती है। प्रीतम भी समझ रहा था कि सच में शिवेश अब बेचारा हो गया है। महाराज तो सिर्फ वो नाम का ही है, जो शिवेश को इस बात का एहसास दिला देता है कि वो अब अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता है। पहले शिवेश मनमौजी था, उसे जहाँ जाना होता था वो वहाँ जाता था, जो उसका मन करता था वो वही करता था। लेकिन अब उसे अपने दोस्त हरिवंश जी और अनीश से मिलने के लिए भी वक्त नहीं मिलता था। वो उन लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन पिछले 3 दिनों से कोशिश करने के बाद भी वो उन लोगों से मिल नहीं पा रहा था। फिलहाल प्रीतम की बात मानते हुए शिवेश ने अपने साथ सैनिकों को आने के लिए भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। लेकिन शिवेश ने राजकुमारी निधि से कहा, निधि देखो, मैं इतने सारे सैनिकों के साथ राज्य में सैंडविच खाने के लिए नहीं जा सकता। अगर तुम मेरे साथ सैंडविच खाना चाहती हो तो अपने सैनिकों को महल भेज दो और उनसे कहना कि महल के कुछ ही दूरी पर नदी किनारे हमारा इंतजार करें। इतना कहने के बाद उसने प्रीतम की ओर देखते हुए कहा, और रुद्राक्ष तुम सिर्फ 5 सैनिक लेकर हमारे साथ चलोगे, इसके अलावा एक और सैनिक नहीं तो मैं यहाँ से सीधा महल जा रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर प्रीतम कुछ कहता उससे पहले ही निधि कहती है, नहीं, तुम इस तरह महल नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ राज्य में सैंडविच खाने चलना ही होगा। इतना कहने के बाद निधि मासूम सा मुंह बनाते हुए कहती है, देखो मैं तड़प रही हूँ सैंडविच खाने के लिए। पिछले महीने भर से मैं समयपुर से दूर थी और तुम्हारा प्यार मुझे फिर से यहाँ खींच लाया है। तुम्हारे प्यार के साथ साथ मुझे सैंडविच का टेस्ट भी बहुत याद आता था। तो चलो ना, जल्दी चलो प्लीज। निधि की बात सुनकर शिवेश ये समझ गया था कि कुछ तो दाल में काला है। किसी भी राज्य की राजकुमारी इस तरह खुलेआम सैंडविच खाने के लिए जिद नहीं करती। आखिर राज्य में ऐसा क्या था जो निधि देखना चाहती थी? शिवेश तभी अपने कदम बढ़ाते हुए सोच में पड़ जाता है। उसने इशारे से प्रीतम को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया था। हालांकि शिवेश का निधि पर शक करना सही नहीं था, लेकिन फिर भी निधि का इस तरह से जिद करना कि उसे शिवेश ही लेने आएगा। उसके बाद राज्य में जाकर सैंडविच खाने की बात शिवेश को बार बार इस बात का एहसास दिला रही थी कि कुछ तो खतरा है, कोई तो ऐसी बात है जो गड़बड़ है। वही जो निधि के साथ लड़की आई थी तन्वी, उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। आगे बढ़ते हुए जैसे ही शिवेश निधि और तन्वी को घोड़ा गाड़ी में बैठने का इशारा करता है, तभी तन्वी मुस्कुराते हुए आगे घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि तन्वी ने अभी तक एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। तभी घोड़ा गाड़ी पर चढ़ते हुए तन्वी का पांव फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरने जैसी होती है कि शिवेश तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। वो खड़े होकर फिर से शिवेश को देखकर मुस्कुरा देती है और घोड़ा गाड़ी में चढ़ जाती है। शिवेश बहुत ही हैरान था ये देखते हुए कि उस लड़की का पांव फिसला, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बिल्कुल ही खामोश थी। अभी तक शिवेश ने उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। शिवेश के साथ त्रिशा भी थी। शिवेश ने त्रिशा को इशारे से तन्वी के पास जाकर बैठने के लिए कहा। उस घोड़ा गाड़ी में राजकुमारी निधि के हिसाब से 2 लोग थे, वो और तन्वी, लेकिन शिवेश के हिसाब से वहाँ त्रिशा भी थी। शिवेश जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने जाता है तभी वहाँ एक आवाज सुनाई देती है, मुझे छोड़कर आप लोग अकेले अकेले सैंडविच खाने जा रहे हो, कितनी गलत बात है। जैसे ही शिवेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वैदेही खड़ी थी। वैदेही ने अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किए हुए थे और मुंह बनाते हुए उसने कहा, क्या बड़े भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? महल से निकलने से पहले आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? राजकुमारी वैदेही की बात सुनकर राजकुमारी निधि ने भी घोड़ा गाड़ी से झांक कर देखा और वो तुरंत ही घोड़ा गाड़ी से जल्दबाजी में उतरकर दौड़ते हुए वैदेही के जाकर गले लग जाती है। उसे अपनी और राजकुमारी वैदेही की दोस्ती याद थी। वैदेही भी उसे टाइट हग कर लेती है। फिर वैदेही उसे अपने से दूर करके उसके गाल पर हाथ रख कर कहती है, कैसी हो तुम? निधि खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, कैसी दिख रही हूँ मैं? ऐसा कहकर वो 2 कदम पीछे हट जाती है। वैदेही निधि को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुम तो पहले से बेहतर हो, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, महीने भर में तुम पूरी तरह से ठीक हो गई। ये सुनकर निधि फिर से दौड़ते हुए वैदेही को गले लगाकर कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, पूरी तरह से ठीक। 2 सखियों का मिलन देखकर शिवेश मुंह बनाते हुए कहता है, अब बस भी करो तुम दोनों, घोड़ा गाड़ी में अपनी बातें कर लेना, फिलहाल हमें चलना चाहिए। वैदेही और निधि दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। त्रिशा खुद भी ये देखकर हैरान थी कि निधि को वैदेही भी याद है और जिस तरह वो वैदेही से मिली, इसका मतलब साफ था कि वैदेही के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद है। लेकिन वैदेही के साथ जो दोस्ती की थी वो त्रिशा ने की थी। वैदेही के साथ जो वक्त बिताया था वो त्रिशा ने बिताया था और निधि का वैदेही के साथ इस तरह घुलना मिलना देखकर त्रिशा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। त्रिशा को ऐसा लग रहा था कि शिवेश से उसे प्यार है, वैदेही से उसकी दोस्ती है, तो निधि कहाँ से आ जाती है? अचानक से ही निधि उन लोगों को पसंद कैसे करने लगी? क्योंकि जब त्रिशा के शरीर में, या यूं कहे कि निधि के शरीर में त्रिशा थी, तो निधि अधिकतर वैदेही से जलन महसूस करती थी। उसे वैदेही ज्यादा पसंद नहीं थी। वहीं शिवेश या शिवांश तो बिल्कुल भी नहीं।
त्रिशा को अच्छे से याद था कि जब वो उसके शरीर में थी तो निधि किसी और को ही पसंद करती थी, किसी और पर ही मर मिटने को तैयार थी। तो फिर आज निधि में इतना बड़ा बदलाव कैसे? ऐसा भी क्या हुआ था महीने भर में जो निधि इतनी बदल गई? लगभग 8 दिन तो उसे समय पुराने में ही लग गए थे, तो बीते कुछ ही दिनों में ऐसा क्या कर लिया था जो उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया? जानने के लिए सुनते रहिए समय योद्धा पहुंची। त्रिशा को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि निधि इतना बदल सकती है। निधि के शरीर में रहकर त्रिशा ने इतना उसे जाना था कि वो बहुत ही जिद्दी लड़की थी, साथ ही उसका नेचर बहुत रिजर्व भी था। वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करती थी। वहीं अचानक से उसके अंदर इतना बदलाव कैसे? कुछ ही देर में वो लोग सैंडविच की दुकान पर पहुंच गए थे। वहां उन लोगों ने सैंडविच खाया और निधि ने बहुत ही मस्ती के अंदाज में सबसे बात की। शिवेश को वहां देखकर उसके कुछ पुराने दोस्त भी वहां आ गए थे। शिवेश सबसे ही मिला। कुछ लोगों ने उन्हें यह भी बताया कि राज्य में अब चोरी की समस्या नहीं है, लेकिन अभी तक शिवेश चोरों को पकड़ने में नाकामयाब रहा था, क्योंकि वो खुद राज्य में घूम नहीं सकता था। वो खुद अपने हिसाब से उन चोरों को पकड़ नहीं सकता था। एक महाराज होने के तौर पर उसने सिर्फ राज्य में जगह जगह पर अपने सैनिक लगाकर रखे हुए थे। वो सैनिक पूरी रात जागते रहते थे और राज्य के लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। अपनी प्रजा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शिवेश को सुकून महसूस हुआ। आज किसी ने भी उसे अपना दुख दर्द नहीं बताया था। कुछ ही दिनों में शिवेश ने फैला हुआ रायता समेट लिया था। बहुत कुछ बहुत बेहतर तो नहीं था, पर हाँ, लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल चुका था। जब से शिवेश राजा बना था, उसने रात दिन एक करके अपने राज्य का रूप बदल दिया था। उसका वक्त ज्यादातर सभागार में बीतता था। साथ ही उसने महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा लगवाया था। अगर किसी को भी समस्या हो और सैनिक उसे महल में न आने दे या किसी वजह से रोका जा रहा है, तो वो घंटा बजा सकता है। वो घंटा इतना बड़ा था कि जो कोई भी कहीं भी होगा उसे उसकी आवाज आ जाएगी। जब वो घंटा बजाया जाता था तो उसकी गूंज पूरे समयपुर में गूंजती थी। ये शिवेश ने बस इसलिए किया था ताकि अब कोई गलतफहमी उसके और उसकी प्रजा के बीच में घर न करे। अब कोई भी किसी भी व्यक्ति को शिवेश तक पहुंचाने के लिए रोक नहीं सकता था। जब वो लोग सैंडविच खा रहे थे तो शिवेश का ज्यादातर ध्यान तन्वी पर था। शिवेश को उसको देखकर न जाने क्यों लग रहा था कि तन्वी के साथ कोई तो रहस्य जुड़ा है। उसका समय पुराना यूं ही नहीं है। और जब तन्वी शिवेश को देख रही थी, वो बस मुस्कुराकर अपनी नजरें फेर लेती थी। तन्वी को देखकर शिवेश को यह भी महसूस हो रहा था कि वो बार बार उससे नजर चुरा रही है और अभी तक तन्वी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। शिवेश कोशिश कर रहा था कि वो तन्वी से बात करे, लेकिन जब भी शिवेश तन्वी से कुछ कहता, उसका जवाब तुरंत ही राजकुमारी निधि दे देती है। एक तरफ ये बात भी कि त्रिशा और राजकुमारी निधि को ये नहीं लगे कि शिवेश तन्वी को देखकर उसकी खूबसूरती पर फिसल गया या उसे उसमें इंटरेस्ट है। इस वजह से शिवेश तन्वी से डायरेक्ट कोई बात कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन त्रिशा से कहाँ कोई बात छुप सकती थी। वो समझ गई थी कि शिवेश के दिमाग में कुछ चल रहा है। शिवेश तन्वी को देखकर कुछ तो है जो सोच रहा है। त्रिशा को इतना तो यकीन था कि तन्वी को लेकर शिवेश के मन में कुछ चल रहा है। कहीं न कहीं त्रिशा को भी तन्वी का व्यवहार अजीब लग रहा था, क्योंकि तन्वी ने अभी तक एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। तन्वी से पूछे गए सवालों का जवाब राजकुमारी निधि ही क्यों दे रही है। वहीं राजकुमारी निधि तो इतनी ज्यादा चहल पहल कर रही थी कि जैसे वो एक छोटी सी बच्ची हो। वो खुशनुमा लड़की की तरह लग रही थी और खुश तो आज वैदेही भी बहुत थी, क्योंकि उसके और प्रीतम के बीच में अब सब ठीक हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। वैदेही और निधि दोनों ही मिलकर बच्चों की तरह मस्ती कर रही थी। जो निधि कुछ वक्त पहले अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, आज उसने धमाल मचा के रखा हुआ था। शिवेश तो बस उसे देखे ही जा रहा था। शिवेश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब त्रिशा उससे कहती है, बस भी करो, उसे घूरना, कब तक उसे इस तरह घूरते रहोगे। त्रिशा की आवाज शिवेश के सिवा कोई और नहीं सुन सकता था, क्योंकि शिवेश के पास निहित का दिया हुआ गैजेट था, उसके हाथ का बैंड था। त्रिशा की आवाज सुनते ही शिवेश एकदम से त्रिशा की ओर देखकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी उसे राजकुमारी निधि टोकते हुए कहती है, क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कभी इधर है तो कभी उधर है, किस सोच में गुम हो। ये सुनकर शिवेश त्रिशा पर से ध्यान हटाते हुए निधि की ओर देखकर कहता है, अब कहीं नहीं, बस यही, मुझे लगता है कि अब हमें महल चलना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। शिवेश के इतना कहते ही राजकुमारी निधि इधर उधर देखने लगती है और फिर से वैदेही के पास जाकर कहती है, मेरा अभी मन नहीं कर रहा महल जाने का, हमें यहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहिए। अब वैदेही भी नहीं समझ पा रही थी कि निधि ऐसा क्यों कह रही है। शिवेश के मन में एक शक और पैदा हो गया कि सैंडविच की शॉप तक लाने का कारण आखिर था क्या। ये सब सोचते हुए शिवेश निधि से कहता है, तुम बहुत थक गई होगी, लंबे सफर से आ रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो हम चलते हैं। इतना कहकर राजकुमारी निधि कुछ कहती, उससे पहले ही शिवेश अपने घोड़े के पास जाकर खड़ा हो जाता है। राजकुमारी निधि हाथ बढ़ाते हुए शिवेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिवेश नहीं रुकता। और फिर शिवेश जैसे ही लकी पर बैठने के लिए लकी पर अपना हाथ रखता है, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे एक अपाहिज पर पड़ती है, जिसका एक पांव पूरी तरह से टेढ़ा था और हाथ टूटा हुआ, उसका मुंह भी टेढ़ा था। उस व्यक्ति को शिवेश ने पहले कभी राज्य में नहीं देखा था। शिवेश के कदम वहीं रुक गए जब उसने उस अपाहिज को अपनी ओर आते देखा। शिवेश ने इशारे से प्रीतम को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, ये कौन है, इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। जब शिवेश प्रीतम से उस आदमी के बारे में पूछ रहा था, तभी उसकी नजर राजकुमारी निधि पर पड़ी। निधि भी अपनी फटी आंखों से उस अपाहिज की ओर ही देख रही थी। निधि के चेहरे पर पसीना आने लगा था, वो कहीं ना कहीं डरी सी दिखाई दे रही थी। वहीं निधि के बाद शिवेश की नजर तन्वी पर पड़ी। तन्वी भी डरी हुई थी, लेकिन तन्वी और उस अपाहिज की नजर एक दूसरे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो अपाहिज जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे करके शिवेश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिवेश उसे बड़े आश्चर्य से देख रहा था। जैसे ही वो शिवेश के करीब आया तो शिवेश के सैनिकों ने शिवेश को घेर लिया। कोई भी उसे शिवेश के करीब नहीं आने दे रहा था। फिर शिवेश ने अपने सैनिकों को उसके सामने से हटने के लिए कहा और उस अपाहिज की तरफ अपना एक कदम बढ़ा लिया। प्रीतम बिल्कुल ही शिवेश के करीब आकर खड़ा हो गया था, क्योंकि उन लोगों को उस अपाहिज को देखकर उस पर दया नहीं आ रही थी, उस पर शक हो रहा था। प्रीतम को अपने करीब देखकर शिवेश समझ गया था कि प्रीतम के दिमाग में क्या चल रहा है।
प्रीतम ने उस आदमी को देखकर उसके बारे में अपनी शक्तियों के द्वारा जानने की कोशिश करी। कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद करी और अपनी सारी इंद्रियों को एक करके वो कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में जाने, लेकिन उसे अंधेरा ही नजर आया और कुछ नहीं। शिवेश को देखकर वो अपाहिज कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज शिवांश, आपने बहुत लोगों पर उपकार किए हैं, एक नजर हम पर भी डाल दीजिए। ये सुनकर शिवेश कहता है, बताओ तुम्हें क्या समस्या है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। शिवेश की बात सुनकर वो अपाहिज जोर जोर से हंसने लगता है। शिवेश के साथ साथ हर कोई अपाहिज को देख रहा था। तब अचानक से ही हंसना बंद करके मुंह बनाते हुए अपाहिज कहता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहा हूँ महाराज, इससे ज्यादा मदद और क्या मांग सकता हूँ। शिवेश कुछ देर उसको देखता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी शिवेश अपने एक सैनिक को बुलाकर कहता है, इनका जहां भी घर है इन्हें वहां छोड़ दो और ये ध्यान रखना कि इन्हें दोनों वक्त का खाना मिल जाए। इतना कहकर शिवेश घोड़े पर चढ़ने लगता है। तभी वो अपाहिज कहता है, अरे महाराज, आपको जाने की बड़ी जल्दी है, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, इस तरह मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। उसके ये शब्द सुनकर शिवेश फिर से वहीं रुक जाता है। शिवेश बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि फिलहाल उसे महल लौटना था। साथ ही उसे अपाहिज की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। शिवेश ने पहले ही अपने सैनिकों को कह दिया था कि उस अपाहिज के बारे में सारी जानकारी जल्द से जल्द पता लगाई जाए। शिवेश फिर से रुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे, जो कहना है साफ साफ कहो। वो अपाहिज कुछ देर खामोश रहते हुए कहता है, महाराज, मेरे बच्चे कहीं खो गए हैं, मैं बस उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, उनके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपाहिज चुप हो जाता है। तभी शिवेश उससे कहता है, कौन है तुम्हारे बच्चे और कहाँ हैं, बताओ मुझे, मेरे सैनिक उनको ढूंढ लाएंगे। तभी प्रीतम बीच में कह देता है, महाराज आप महल जाइए, इनकी जो कुछ भी समस्या है मैं समझ कर आता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान इन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। प्रीतम ने शिवेश से ये कहा ही था कि तभी वो अपाहिज मुड़कर जाने लगता है और जाते हुए कहता है, मैं जानता था महाराज तो महाराज ही होंगे ना, वो कहाँ इस मामूली व्यक्ति की मदद करेंगे और मुझे आपके सैनिक की, आपके दोस्त की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगता है। शिवेश को उसकी ये बात सही नहीं लगी थी, लेकिन शिवेश एक योद्धा के साथ एक समझदार इंसान भी था। उसे कहीं न कहीं ये समझ में आया कि वो अपाहिज उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। शिवेश ने उसे चुपचाप जाने दिया और इशारे से 2 सैनिकों को उसके पीछे जाने के लिए कहा। वहीं शिवेश ने तुरंत ही मुड़कर तन्वी और राजकुमारी निधि की ओर देखा। तन्वी और राजकुमारी निधि दोनों ही उस अपाहिज को जाते हुए देख रही थी। राजकुमारी निधि परेशान थी तो तन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिलहाल शिवेश इन सब बातों में न पड़ते हुए महल लौट जाना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो आज रात निहित से बात करना चाहता था। बीते दिनों में ग्लोब ने उसे जो कुछ भी दिखाया, उन सब चीजों को देखते और समझते हुए वो निहित से बात करके उससे माफी मांगना चाहता था। निहित से बात करके वो समझना चाहता था कि निहित कैसा है, वो ठीक है या नहीं। उसके दिल और दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ निहित 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 ही था। अब शिवेश को गुस्सा आने लगा। वो तुरंत ही लकी पर बैठा और उसने इशारे से घोड़ा बग्गी वाले को भी आगे बढ़ाने के लिए कहा। राजकुमारी निधि, वैदेही, तन्वी सभी लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ गए थे। त्रिशा भी उन लोगों के साथ ही थी, क्योंकि त्रिशा उन लोगों की बातें सुनना चाहती थी। हालांकि निधि और तन्वी वैदेही के सामने ऐसी कोई राज वाली बात नहीं कर सकते थे। महल पहुंचने के बाद शिवेश बहुत हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि महारानी रुक्मणी ने राजकुमारी निधि के वेलकम के लिए बहुत सारी तैयारियां करवा दी थी। निधि के महल आने पर महारानी रुक्मणी बहुत खुश थी। ये सब देखकर शिवेश को महारानी रुक्मणी की बात याद आ जाती है, जो उन्होंने शिवेश के महल से निकलने से पहले उससे कही थी। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि उसे और राजकुमारी निधि को शादी कर लेनी चाहिए। फिलहाल शिवेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। ऐसा भी क्या हुआ कि राजकुमारी निधि बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई? तन्वी कौन है और वो अपाहिज समय पर क्यों आया? वो किस तरह की मदद चाहता था शिवेश से? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। महारानी रुक्मणी अपने हाथों में आरती का थाल लिए खड़ी थी। शिवेश साइड में जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि महारानी रुक्मणी निधि की आरती उतारेंगी, क्योंकि वो उसी का वेलकम करने के लिए महल के दरवाजे पर उपस्थित है। तभी महारानी रुक्मणी सभी के बीच में शिवेश से कहती है, महाराज जाइए, अपनी होने वाली पत्नी के साथ खड़े हो जाइए। ये सुनकर शिवेश हैरान हो जाता है। कुछ पल के लिए वो खड़े खड़े महारानी रुक्मणी को देख रहा था। तभी महारानी रुक्मणी एक बार फिर से कहती है, क्या आप अपनी राजमाता की बात नहीं मानेंगे? ये सुनकर शिवेश हैरान हो जाता है। कुछ पल के लिए वो खड़े खड़े महारानी रुक्मणी को देख रहा था। तभी महारानी रुक्मणी एक बार फिर से कहती है। ये सुनकर शिवेश कुछ कह नहीं सकता था। वो चुपचाप धीमे कदमों से निधि के पास जाकर खड़ा हो जाता है। निधि इतनी ज्यादा खुश थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो शिवेश के हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो जाती है। निधि का टच महसूस करते ही शिवेश को ऐसा लगता है जैसे कि न जाने उसके साथ क्या हो गया हो। शिवेश चारों ओर त्रिशा को ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि त्रिशा उसके साथ हो, क्योंकि उसे इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि किसी और लड़की के साथ अगर उसकी आरती उतारी जाए तो ये बात त्रिशा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी शिवेश को महसूस होता है कि उसके दूसरी तरफ भी कोई खड़ा है। वो जब मुड़कर देखता है तो वहाँ त्रिशा थी। त्रिशा मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। महारानी रुक्मणी तो क्या, वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति त्रिशा को देख नहीं सकता था, लेकिन शिवेश त्रिशा को देखते ही मुस्कुराते हुए महारानी रुक्मणी को देखकर कहता है, आप राजमाता है और आपका कोई आदेश ना माना जाए, ये संभव नहीं। महारानी रुक्मणी शिवेश को देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर शिवेश और निधि की आरती उतारती है, लेकिन उन दोनों के बीच में त्रिशा भी खड़ी थी।
इस तरह त्रिशा और शिवेश के लिए यह था कि महारानी रुक्मणी ने उन दोनों की आरती उतारी। शिवेश धीरे धीरे कोशिश कर रहा था निधि से अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन निधि ने उसका हाथ बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था और इतने सब लोगों के बीच में एकदम से वो निधि से अपना हाथ छुड़ा भी नहीं सकता था। आरती उतारने के बाद महारानी ने निधि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है। तुम जल्द से जल्द इस राज्य की महारानी बनने वाली हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने नए परिवार के बीच हमेशा खुश रहोगी और इस परिवार का ध्यान रखोगी। आज से ये परिवार तुम्हारा हुआ। इस परिवार की भागदौड़, अच्छा बुरा, सही गलत सब तुम्हारे हाथ में है। महारानी रुक्मणी की बात सुनकर निधि ने झुककर उनके पांव पड़े, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो लोग महल में चले गए। डिनर से लेकर आपस में बात करने तक का समय शिवेश के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे अकेला छोड़ दे और वो अपने कमरे में चला जाए। साथ ही शिवेश इस बात से भी खुश था कि इतनी टिपिकल कंडीशन में भी त्रिशा उसके साथ थी। त्रिशा ने उस पर शक नहीं किया, उस पर गुस्सा नहीं किया और हर सिचुएशन में उसको नॉर्मल रहने के लिए ही कहा। अगर त्रिशा की जगह आज कोई और लड़की होती तो शायद वो शिवेश पर भी गुस्सा करती, क्योंकि शिवेश निधि का हाथ थामे खड़ा था। शिवेश को कहा जा रहा था कि उसे निधि से शादी करनी है और शिवेश खामोश खड़ा था। फाइनली सारी बातें, सब कुछ हो चुका था। शिवेश जल्द से जल्द अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन महारानी रुक्मणी उसे और निधि को छोड़ ही नहीं रही थी। महारानी का बर्ताव शिवेश को ऐसा लग रहा था जैसे कि महारानी का बस चले तो वो आज ही उसकी शादी कर दे। ये बात शिवेश के समझ के बाहर थी कि महारानी रुक्मणी इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रही थी उन दोनों की शादी करने के लिए। आखिर ऐसी भी क्या बात थी? आधी रात बीत चुकी थी। फाइनली शिवेश ने महारानी रुक्मणी से कहा, माँ, बहुत रात हो चुकी है। मुझे लगता है कि राजकुमारी निधि एक लंबे सफर से आ रही है, उन्हें आराम की जरूरत है। महारानी रुक्मणी कुछ कहती उससे पहले ही निधि कह देती है, अरे नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आज पहली बार आपने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ वक्त बिताकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर महारानी रुक्मणी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अच्छा तो मुझे भी लगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर, लेकिन शिवांश सही कह रहा है, अभी हम सबको आराम करना चाहिए। ये सुनते ही शिवेश ने चैन की सांस ली। फिर महारानी रुक्मणी शिवेश और निधि के सर पर हाथ रखते हुए वहां से चली गई। जब वो लोग महल आए थे तभी निधि ने तन्वी को सैनिकों के साथ मेहमानों के कमरे में भिजवा दिया था, ये कहकर कि तन्वी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करना है। शिवेश तन्वी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन महारानी रुक्मणी ने उसे वहीं एंगेज करके रखा हुआ था। महारानी के जाते ही शिवेश भी मुस्कुराकर निधि से कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे भी आराम करने जाना चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है। तभी निधि शिवेश का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचती है। शिवेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निधि ऐसी कोई हरकत कर सकती है, इसलिए शिवेश ने अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ रखा था और तभी वो निधि की तरफ खींचा जाता है और निधि के ऊपर जा गिरता है। निधि बहुत ही प्यार से शिवेश की आंखों में देख रही थी। शिवेश जैसे तैसे अपने आप को संभालकर फिर से खड़ा हुआ। वहीं निधि ऐसा जता रही थी जैसे वो शिवेश की आंखों में खो गई हो। त्रिशा भी वहीं खड़ी थी। ये सब त्रिशा के बर्दाश्त के बाहर था। तभी त्रिशा चीख कर कहती है, दूर हटो उससे, छोड़ो उसे। ये शब्द त्रिशा ने शिवेश से नहीं निधि से कहे थे, लेकिन निधि तक त्रिशा की आवाज कहां पहुंचने वाली थी। शिवेश ने त्रिशा की आवाज सुनते ही झटके से निधि को अपने से दूर किया और बिना पलटे वो वहां से चला गया। त्रिशा अभी भी निधि के पास वहीं खड़ी थी। उसने देखा कि जब शिवेश तेज कदमों से निधि से दूर जा रहा था तब निधि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी जो उसकी खुशी का हिसाब लगा रही थी। त्रिशा का मन कर रहा था कि वो निधि का गला दबा दे, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए त्रिशा गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए जोर से चीखते हुए कहती है, पागल लड़की, दूर रहना मेरे शिवेश से, वरना तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। त्रिशा इतने गुस्से में थी। वहीं निधि अभी भी मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर त्रिशा अपना आपा खो बैठी, फिर तेज कदमों से वहां से निकल गई। लेकिन त्रिशा ने उस समय अपने आप में कुछ अलग ही महसूस किया था। त्रिशा ने देखा कि जब उसे गुस्सा आया तो उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई है और वो एक आंख के गोले में तब्दील हो गई हो। वहीं निधि ने भी वहां की गर्मी को महसूस किया था। निधि के चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ इतनी गर्मी कैसे हो गई, लेकिन त्रिशा के वहां से जाते ही वापस से वहां का वातावरण बहुत ही शांत हो गया था। निधि भी अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। शिवेश जानता था कि त्रिशा उसके पीछे पीछे आ रही होगी। शिवेश को अपने कमरे में त्रिशा का इंतजार था। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन त्रिशा उसके कमरे में नहीं पहुंची थी। शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिशा गई कहां, और वहीं इस वक्त शिवेश निहित से बात करना चाहता था। शिवेश ने अपने कमरे में एक सैनिक को बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहे कि किसी को भी पता नहीं चले कि मैं महल में नहीं हूँ या अपने कमरे में नहीं हूँ। अगर कोई भी मेरे कमरे में आता है तो उससे कह देना कि मैं बहुत थक गया था और आराम करना चाहता हूँ। ये वो सैनिक था जो शिवेश की हर चीज को छुपाता था। शिवेश जब जब महल से बाहर जाता था तो ये सैनिक हमेशा शिवेश की मदद करता था। इस सैनिक का नाम था सुधीर। सुधीर एक बहुत ही गरीब घर से था। उसके पिता ने महाराज प्रहलाद से बहुत बड़ा कर्जा लिया था जो वो चुका नहीं पाए थे। इसलिए उसके पिता के साथ साथ सुधीर खुद भी पूरी जिंदगी महाराज प्रहलाद के परिवार की सेवा में लग गया था। हालांकि सुधीर को अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से एहसास था। सुधीर जानता था कि वो गलती से भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिस वजह से महाराज प्रहलाद के परिवार पर कोई आंच आए। वो उस परिवार का नौकर था और जिंदगी भर उसने कसम खाई थी कि वो उस परिवार की मदद करेगा, उनका काम करेगा, उनकी रक्षा करेगा। सुधीर ने शिवेश की बात तो मान ली थी, लेकिन शिवेश जानता था कि सुधीर सिर्फ आने वाले 5 घंटे ही चुप रह सकता था। अगर 5 घंटे में शिवेश लौट कर नहीं आया तो सुधीर सीधा महारानी रुक्मणी को जाकर बता देगा। ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका था। शिवेश कैसे भी करके 5 घंटे के अंदर अंदर आ जाता था। जब शिवेश हेलन का पता लगाने के लिए गया था तभी उसने ऐसा ही किया था। साथ ही जंगल में जंगलवासियों से बात करने जब जब वो जाता था तब तब सुधीर ही उसकी मदद करता था। अपने कमरे से निकलने के बाद शिवेश एक गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकल गया। हालांकि शिवेश ने बहुत देर त्रिशा का इंतजार किया था, लेकिन उसे त्रिशा कहीं नजर नहीं आई। तब शिवेश ये जान गया था कि त्रिशा कहाँ होगी। वो काली रात में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ तक कि पक्षी तक सोए हुए थे,
धीमे कदमों से नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। जब वो नदी किनारे पर पहुंचा तो दूर से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वहां एक आग के गोले को जलते हुए देखा, जिस वजह से चारों ओर रोशनी हो रही थी। नदी किनारे पर काफी ज्यादा रोशनी थी उस आग के गोले की वजह से। शिवेश धीरे धीरे जैसे ही उस आग के गोले की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि वो आग का गोला और कोई नहीं, त्रिशा ही है। त्रिशा की यह हालत देखकर शिवेश हक्का बक्का रह गया। उसे त्रिशा की यह हालत बर्दाश्त नहीं थी। वो दौड़ते हुए त्रिशा के पास पहुंचा और शिवेश के कदम की आहट सुनते ही त्रिशा ने तुरंत ही पलटकर उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहा। त्रिशा ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ वहीं, मेरे करीब मत आना वरना तुम जल सकते हो। तब शिवेश त्रिशा से कहता है, लेकिन तुम्हें ये क्या हुआ है? ये क्या है सब कुछ? त्रिशा की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में से एक आंसू छलकता है और वो धीमी सी आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये सब क्या है और कैसे हुआ। मुझे तो बस राजकुमारी निधि पर गुस्सा आया था। अचानक ही मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और मेरे अंदर से तेज गर्मी निकलने लगी। मुझे बहुत जलन का एहसास हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिवेश समझ गया था कि त्रिशा का यह हाल उसके गुस्से की वजह से हुआ है। पिछली बार भी जब त्रिशा को गुस्सा आया था तो शिवेश ने महसूस किया था कि गुस्सा आने पर त्रिशा पूरी तरह से लाल हो जाती है। उसकी आंखों की पुतली भी लाल हो जाती है, जैसे कोई आग की लपटें हो। फिलहाल उन दोनों को यह सोचना था कि त्रिशा के शरीर से निकलती हुई गर्मी को कैसे रोका जाए। त्रिशा कोशिश कर रही थी कि वो नदी के पानी में चली जाए, लेकिन जैसे ही वो नदी के पानी के करीब जाती है अचानक से ही चिंगारी निकलने लगती है। त्रिशा एक कोयले की तरह जल रही थी। तब शिवेश ने त्रिशा से कहा, ठहर जाओ, जहां तुम हो वहीं रुकी रहो। इतना कहकर शिवेश त्रिशा की तरफ बढ़ने लगा। त्रिशा ने अपना कदम पीछे लिया और शिवेश से कहा, नहीं, मेरे करीब नहीं आ सकते तुम, वहीं रुको। शिवेश त्रिशा की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो त्रिशा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो त्रिशा के करीब आ रहा था उसके चेहरे से भी पसीना छूटने लगा। तेज गर्मी उसे भी महसूस हो रही थी। क्या करेगा शिवेश? क्या वो त्रिशा के करीब चला जाएगा? क्या त्रिशा का गुस्सा उसके प्यार को ही भस्म कर देगा? कैसे शांत करेगा शिवेश त्रिशा के गुस्से को, उसके अंदर से निकलती हुई अग्नि को? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। शिवेश धीरे धीरे करके त्रिशा के करीब जाने लगा और अपने करीब शिवेश को आता देखकर त्रिशा धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। त्रिशा को डर था कि कहीं उसके अंदर से निकलती हुई अग्नि शिवेश को ही भस्म न कर दे। लेकिन फिर शिवेश ने अपने कदम तेज किए और तुरंत ही त्रिशा के करीब जाकर उसको गले लगा लिया। ये पहली बार था कि त्रिशा उससे दूर जा रही थी, उसकी बाहों की जकड़ से खुद को छुड़ा रही थी। लेकिन शिवेश उसके हाथों की जकड़न से छूटना इतना आसान नहीं था। शिवेश के शरीर की ठंडक इतनी थी कि उसने त्रिशा की रूह को शांत कर दिया। हाँ, शिवेश का शरीर पूरी तरह से जलने लगा था। पसीने से उसका पूरा बदन गीला हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में वो भी नॉर्मल हो गया। शिवेश ने त्रिशा को अपने गले लगाए रखा था। त्रिशा भी शिवेश को टाइट हक करके खड़ी थी और जब उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो उन दोनों में से ही एक रोशनी निकली थी। ऐसा लगा कि धरती पर चांद आ गया हो। इतनी खूबसूरत सी रोशनी उनके अंदर से निकल रही थी। तेज हवा चलने लगी और अचानक ही नदी का पानी उछलते हुए उन दोनों के ऊपर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे उन दोनों के प्यार की साक्षी वो नदी उनका स्वागत कर रही हो, जैसे उस नदी ने अपने पानी से उन दोनों को शुद्ध किया हो। त्रिशा एक रूह थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शिवेश पूरा भीग चुका था। शिवेश के कपड़े पूरे गीले थे, फिर भी वो त्रिशा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने त्रिशा को बहुत ही टाइट हक किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि त्रिशा की रूह को वो अपने अंदर समा लेगा। एक लंबे समय के बाद आज उसने त्रिशा को छुआ था। न जाने कैसे क्या हुआ ये सब कुछ, इस बात की उन दोनों को ही खबर नहीं थी। बस आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शिवेश बहुत खुश था और त्रिशा भी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने आज साक्षात उन दोनों को आशीर्वाद दिया हो। उन दोनों का प्यार एक जंग जीत गया हो। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। त्रिशा शिवेश की हालत देखकर हंसने लगती है। शिवेश उसकी हंसी को देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूमता है और एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी त्रिशा को कुछ याद आता है और वो शिवेश का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे बिठा देती है। वो दोनों वहां बैठते हैं और त्रिशा फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भूल रहे हो कि तुम्हें आज निहित से बात करनी थी। ये सुनकर शिवेश भी त्रिशा की ओर देखकर मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं कहता। तब त्रिशा कहती है, इसका मतलब कि तुम्हें याद था? शिवेश धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मुझे याद था कि आज रात मुझे निहित से बात करनी है। ये सुनकर त्रिशा थोड़ा आश्चर्य से शिवेश को देखते हुए कहती है, फिर भी तुम यहाँ हो, फिर भी तुम मेरे पास आए? त्रिशा बहुत ही शॉक्ड थी ये सुनकर कि निहित से बात न करते हुए शिवेश उसको ढूंढता हुआ नदी किनारे आ गया था। तब शिवेश त्रिशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, निहित से बात तो मैं कल भी कर सकता हूँ, लेकिन आज अगर तुम कहीं मुझसे दूर चली जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, तो क्या मैं जी पाता? मेरा अस्तित्व, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम यहाँ हो इसीलिए मैं भी यहाँ हूँ। निहित मेरा भाई है। इतना कहकर शिवेश एकदम से चुप हो जाता है और त्रिशा का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि शिवेश को इस वक्त याद आ गया था कि उसका भाई भी उसकी त्रिशा से प्यार करता था। त्रिशा पल भर में समझ गई थी कि अचानक से शिवेश का मूड क्यों चेंज हो गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शिवेश ने उसका हाथ छोड़ दिया। त्रिशा ने फिर से शिवेश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कब तक अपने आप को तकलीफ पहुंचाते रहोगे? यकीन मानो, निहित बहुत समझदार है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तब शिवेश कहता है, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने प्यार को अपने मन में ही दबा लिया। उसने कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे यकीन नहीं होता कि निहित इतने साल तड़पता रहा, तुमसे प्यार करता रहा, लेकिन उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा।
अब त्रिशा भी क्या कह सकती थी, वो कर भी क्या सकती थी। त्रिशा को कई बार ये भी लगता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती है, क्योंकि उसे निहित के प्यार को समझ जाना चाहिए था, निहित की फीलिंग्स को समझ जाना चाहिए था। वो एक लड़की है, अगर उसके करीब कोई आता है और किन इरादों से आ रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है, ये सब फीलिंग्स, ये सब बातें उसे समझ जानी चाहिए थी। लेकिन उसने हमेशा निहित को एक दोस्त की तरह ही देखा। निहित जब भी उसके करीब आया उसे यही महसूस हुआ कि उसका एक दोस्त उसके करीब आ रहा है, उसे गुलाब दे रहा है, उससे बातें कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तभी शिवेश को अपने बैंड पर एक सिग्नल दिखाई देता है। उसमें अचानक ही नीली लाइट जलने लगती है। वो नीली लाइट देखकर शिवेश और त्रिशा दोनों ही खड़े हो जाते हैं। शिवेश उस बैंड को देखते हुए उसका एक स्विच, जो कि बहुत ही छोटा था, एक बिल्कुल दाल के दाने के बराबर, उसे दबा देता है। तभी उसे निहित की आवाज सुनाई देती है। निहित उसे पुकार रहा था, भाई भाई, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 भाई। शिवेश निहित की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी त्रिशा शिवेश से कहती है, अरे जवाब दो ना, कहो ना उसे कि तुम उसे सुन पा रही हो। त्रिशा की बात सुनकर शिवेश हाँ में अपना सिर हिलाता है और बैंड को अपने मुंह के पास ले जाकर कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, हाँ निहित मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे भाई। तब उधर से निहित कहता है, आप कैसे हैं? त्रिशा कैसी है? आप दोनों वहाँ ठीक तो है ना? निहित की आवाज में एक दर्द सुनाई दे रहा था। वो सच में अपने भाई को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। तब शिवेश निहित से कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, त्रिशा भी ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर निहित कहता है, मैं फिक्र कैसे ना करूं, कैसे ना करूं मैं फिक्र? आज आप दोनों वहां मेरी वजह से हो। आप दोनों को जो कुछ भी समस्या झेलनी पड़ रही है उसका कारण मैं हूं। निहित की यह बात सुनकर त्रिशा शिवेश से कहती है, अरे उससे कहो ना कि रोना धोना बंद करे और ये बताए कि हमें कब वापस बुला रहा है, हम कब अपनी दुनिया में लौटेंगे। निहित त्रिशा की आवाज नहीं सुन पा रहा था, ऐसा त्रिशा को लगा। तभी निहित कहता है, हाँ त्रिशा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोनों को जल्द से जल्द 21वीं सदी में ले आऊं। मुझे माफ करना कि मुझे इतना समय लग गया, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 19वीं और 20वीं सदी में से आप दोनों के शरीर के कणों को लेकर आना है। 19वीं सदी का पोर्टल रेडी है, कुछ ही महीनों में आप लोग यहाँ हमारे बीच में होंगे, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। त्रिशा की आवाज निहित सुन पा रहा था। ये एक बड़ी बात थी। त्रिशा और शिवेश दोनों ही ये सुनकर हैरान थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। तब शिवेश तुरंत ही निहित से कहता है, अच्छा ये बताओ कि हमारे पास समय कितना है, हम कितनी देर बात कर सकते हैं? निहित हंसते हुए कहता है, अभी हमारे पास वक्त है और हम आराम से बात कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? आपको पता है जब मैं 16वीं सदी में आया था तो मैंने आपके साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ वक्त बिताया था, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। निहित की बात सुनकर शिवेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। निहित कोशिश कर रहा था कि सारी चीजें नॉर्मल रहे और कुछ नहीं। शिवेश कुछ नहीं कहता, बिल्कुल खामोश रहता है। त्रिशा जानती थी कि अगर शिवेश ने आज अपने मन की बात निहित से नहीं करी तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पछताता रहेगा। शिवेश कभी भी शांति से सो भी नहीं पाएगा। और ये बात भी त्रिशा जानती थी कि शिवेश के लिए अपने छोटे भाई से ये सब कहना आसान नहीं है, इसलिए उसने खुद कह दिया, निहित एक बात तुमसे कहनी थी। ये सुनकर शिवेश और निहित दोनों ही खामोश हो जाते हैं। शिवेश अपना सिर हिलाते हुए त्रिशा को कुछ भी कहने के लिए मना करता है, लेकिन त्रिशा फिर से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, सारी गलती मेरी है, मुझे कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उधर निहित के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिशा क्या कह रही है। तभी बीच में शिवेश कहता है, देखो जो कुछ भी है वो बीता कल था, उसकी वजह से हमारा आज नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें कल भी बहुत प्यार करता था और आज भी बहुत प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार तो बताना चाहिए था कि तुम त्रिशा से प्यार करते हो। अगर तुम मुझे एक बार भी अपने मन की बात कहते तो मैं तुम्हारे प्यार के बीच में कभी नहीं आता। निहित तो बिल्कुल ही खामोश था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना बड़ा सच, उसका इतना बड़ा राज, जो उसने सालों से राज बनाए रखा था, हर किसी से छुपाए रखा था, वो शिवेश को और त्रिशा को पता चल गया था। आखिर कैसे? ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था, यहाँ तक कि उसके कानों में शिवेश और त्रिशा की आवाज भी नहीं आ रही थी। निहित ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। तभी उधर से किसी और की आवाज आती है जो शिवेश से कहता है, बिग ब्रो, मैं ध्रुव हूँ। निहित ब्रो तो कुछ कहने के लायक नहीं रहे, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, लेकिन आपको उनका सच कैसे पता चला? तब त्रिशा कहती है, हमें ये सब कैसे पता चला ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि निहित क्या सोचता है। तभी त्रिशा को उधर से एक लड़की की आवाज आती है जो त्रिशा से कहती है, हेलो, निहित अब कुछ नहीं सोचता, वो अगर कुछ सोचता है तो बस यही सोचता है कि वो आप दोनों को फिर से अपनी दुनिया में कैसे लेकर आए। और रही बात प्यार की, तो वो मुझसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। निहित और मैं एक रिश्ते में हैं और जब आप लोग वापस आ जाएंगे तो हम चारों साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। त्रिशा खुद हैरान थी किसी लड़की की आवाज सुनकर। तब त्रिशा कहती है, कौन हो तुम? निहित कुछ कहता उससे पहले ही शिवेश कहता है, निहित मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे जब से ये पता चला कि तुम बचपन से ही त्रिशा से प्यार करते थे, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मेरे छोटे भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर निहित हिम्मत करके कहता है, प्लीज भाई आप माफी मत मांगिए, ये सब एक समय चक्र था और समय चक्र है जिसने हम सबको अपने जाल में फंसाया हुआ है। हम सबको अपना एक एक कदम संभाल के उठाना होगा। हम सबके बीच में गलतफहमी का इतना बड़ा जाल है कि हम सब चाहकर भी उसे मिटा नहीं सकते। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ या आपने जो कुछ भी देखा है या आपको जो कुछ भी पता चला, बस उसे भूल जाइए प्लीज भाई, सब कुछ भूल जाइए। तभी शिवेश के मन में यह ख्याल आता है कि क्यों ना वो निहित को आडवाणी अंकल का भी सच बता दे, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि उसके पास उसके बिल्कुल सामने त्रिशा है जो आडवाणी अंकल का नाम सुनते ही परेशान हो जाएगी। तो क्या शिवेश निहित को आडवाणी अंकल का सच बता देगा जो कुछ भी उसने देखा? क्या निहित आडवाणी अंकल का सच जान पाएगा? और अगर वो जान भी गया तो क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।
शिवेश ने जैसे ही निहित से कहा, आडवाणी अंकल कैसे हैं, त्रिशा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उधर से निहित भी खामोश था। निहित, शिवांगी, ध्रुव तीनों ही खामोश थे। शिवेश ने फिर से अपनी बात दोहराई, क्या तुम आडवाणी अंकल से मिलते हो? तभी त्रिशा कहती है, बताओ मुझे निहित, क्या पापा ठीक है? क्या तुम पापा से मिलते हो? क्या तुम उन्हीं के साथ रहते हो? क्या मैं उनसे एक बार बात कर सकती हूँ? उधर से निहित कुछ कहता, तभी वाइब्रेशन की आवाज आने लगी। त्रिशा ने जब ये सब सवाल निहित से किए थे तो उसने शिवेश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। उसने इशारे से शिवेश को निहित को कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया। इस बात से शिवेश भी हैरान था कि आखिर निहित को त्रिशा क्यों कुछ बताने नहीं दे रही। क्या उसके मन में उसके पापा के प्रति प्यार उसे रोक रहा है? ये सब सोचते हुए शिवेश खामोश हो गया। उधर से निहित कुछ कह पाता, बीप बीप की आवाज बजते हुए सिग्नल कट हो गया। सिग्नल कट होते ही वो लोग बिल्कुल शांति से बैठ गए। शिवेश हैरानी से त्रिशा को देखकर कहता है, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं निहित को सच बता दूं? त्रिशा कुछ देर खामोश रहती है, फिर शिवेश को देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सच बताने से कुछ बदल जाएगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे? ये सुनकर शिवेश कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे पिताजी ने क्या किया है? तुम्हारे पिता ने मेरे पिता का कत्ल किया है और तुम चाहती हो कि ये बात मैं अपने भाई तक को नहीं बताऊं, जो उनके आसपास ही रह रहा है? क्या उसका हक नहीं है ये सब जानने का? ये सब सुनकर त्रिशा फटी फटी आंखों से शिवेश को देखने लगती है। त्रिशा को यकीन नहीं होता कि शिवेश क्या कह रहा है। शिवेश भी गुस्से में आ गया था, इसलिए उसके मुंह से ये सब निकल गया। कुछ ही देर में शिवेश ने एक लंबी सांस लेते हुए खुद को संभालते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन सच भी यही है, मुझे निहित को सच बताना ही होगा। त्रिशा, उसको ये सच जानना ही होगा। तब त्रिशा चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, बता दो तुम अपने भाई को कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है। बता दो तुम अपने भाई को कि वो जिस इंसान के साथ रह रहा है वही उसके पिता का कातिल है, हत्यारा है, खूनी है। बता दो तुम हर एक बात उसे। कनेक्ट करो फिर से सिग्नल और बताओ उसे। त्रिशा बहुत जोर से चीख कर कह रही थी। त्रिशा की आंखें फिर से लाल होने लगी। तभी शिवेश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे गले से लगाकर रखता है। उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए उसने कहा, प्लीज प्लीज तुम शांत रहो, प्लीज तुम गुस्सा मत करो, ये गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हें ही तकलीफ पहुंचा रहा है। तब त्रिशा रोते हुए कहती है, मेरी तकलीफ की तुम चिंता मत करो, तुम बस इस बात की चिंता करो कि तुम्हारे पिता के कातिल को सजा मिलनी चाहिए। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा छोटा भाई वहां अकेला है, उस कातिल के साथ रह रहा है। तुम उसकी फिक्र करना भी बंद कर दो। ये सब सुनकर शिवेश हैरानी से त्रिशा को देखते हुए कहता है, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये सब मैं नहीं कह रहा। त्रिशा धीरे से अपने सिर पर मारते हुए कहती है, तुम्हें क्या हो गया है शिवेश? आखिर तुम कैसे ये सब कह सकते हो, ये सब सोच सकते हो? तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पिता अगर तुम्हारे पिता का कत्ल कर सकते हैं तो वो तुम्हारे भाई का भी कर सकते हैं। जब त्रिशा ने यह शब्द कहा तो शिवेश का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने एकदम ही त्रिशा पर हाथ उठा दिया और हाथ उठाते हुए चीखते हुए कहा, बस करो तुम, खामोश। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। त्रिशा की आंखों में आंसू भर गए। त्रिशा अपने 2 कदम पीछे लेते हुए कहती है, मैं तो बस चाहती हूँ कि निहित किसी मुसीबत में न पड़े। अगर तुम उसे सच बता देते तो हो सकता है कि वो गुस्से में जाकर पापा से सवाल जवाब कर लेता। हो सकता है कि निहित उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देता। और तुम तो जानते हो कि पापा के कॉन्टैक्ट्स हर तरफ है। साथ ही सजा होने के डर से पापा निहित को कुछ कर देते। मुझे बस इस बात का डर था और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम्हें यह सही लगता है कि तुम्हें 16वीं सदी में रहकर 21वीं सदी में अपने भाई को खतरे में डालना है तो तुम कर सकते हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इतना कहकर त्रिशा अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है। शिवेश अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले वो क्या करने जा रहा था। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी सिली सी गलती कैसे कर सकता था। उसने त्रिशा पर भी शक किया, उस पर भी सवाल किया, वहीं निहित को भी वो इतने बड़े खतरे में डाल रहा था। आज शिवेश पहली बार एक ऐसी गलती करने जा रहा था जिसे सोचकर बार बार उसे खुद से नफरत सी हो रही थी। शिवेश को बस यही लग रहा था कि अगर वो निहित को आडवाणी अंकल का सच बता देगा तो निहित सतर्क रहेगा। लेकिन शिवेश ने यह नहीं सोचा था कि अगर निहित को आडवाणी अंकल का सच पता चल गया तो निहित क्या कर सकता था, या निहित अभी जिस खतरे में है उससे भी बड़े खतरे में पड़ सकता था। शिवेश ने पूरी रात नदी किनारे बिता दी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो त्रिशा के पास जाए। कुछ ही घंटे बाद वहां पर सुधीर आ जाता है, क्योंकि लगभग 5 घंटे होने को आए थे। सूरज भी निकल चुका था, पक्षी चहकने लगे थे और उजाला चारों तरफ फैल गया था। सूरज को निकले हुए भी काफी समय हो चुका था। सुधीर को अंदाजा था कि शिवेश नदी किनारे ही होगा। सुधीर को फिक्र हो रही थी शिवेश की, और महारानी रुक्मणी को कुछ बताने से पहले वो चाहता था कि वो खुद एक बार जाकर देख ले। शिवेश बहुत ही खामोश होकर नदी किनारे बैठा हुआ था। शिवेश को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। तभी शिवेश को नदी के पानी में शिवांश की परछाई दिखती है, जो उस पर जोर जोर से हंस रहा था। शिवांश हंसते हुए कहता है, कहा था ना इस बार जीत मेरी होगी। शिवेश ने शिवांश की परछाई देखकर अपना मुंह बना लिया और जहां उसकी परछाई दिखाई दे रही थी वहां पानी में जोर से एक पत्थर फेंक दिया। शिवेश खुद कभी भी निहित को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। ये गलती शिवेश की नहीं थी। शिवेश के अंदर शिवांश भी है। कई बार शिवांश अपनी मनमानी करता था और शिवांश कई बार ऐसे वक्त पर अपना मुंह खोल देता था जहां शिवेश का उस पर काबू नहीं रहता था। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब शिवांश ने शिवेश को परेशान करने के लिए ही किया था। शिवांश शिवेश और त्रिशा की सारी बातें सुनता था। उसे हर एक बात का एहसास था। शिवेश की बीती जिंदगी 21वीं सदी में वो कैसे जीता था क्या नहीं, ये सब वो जानता था। और उसे ये सब एहसास होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 11 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। शिवेश उसके शरीर में था। शिवेश ने आज तक निहित से, त्रिशा से जितनी भी बातें की थी शिवांश सब जानता था। शिवांश बीमार था, लेकिन उसका दिमाग बहुत शातिर था। वो मितांश से कम नहीं था। हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वो दिल का अच्छा था। वो दिल का बुरा इंसान भी नहीं था। और यही कारण है कि जब जब शिवेश उसकी बात नहीं भी मानता था तो वो खामोश हो जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि शिवेश ने आज तक जो कुछ भी किया उसमें कभी भी उसने कुछ गलत नहीं किया।
शिवेश ने आज तक जो कुछ भी किया उसमें लोगों का फायदा ही था। उसने आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। यहाँ तक कि शिवांश कहीं ना कहीं मन ही मन ये भी सोचता था कि वो शिवेश का कर्जदार है, क्योंकि उसने उसके राज्य को संभाला, राज्य की देखभाल की और हर समय, हर मुसीबत के समय एक सही फैसला लिया। शिवेश खामोश और अकेला इसलिए बैठा था क्योंकि वो समझ रहा था कि अब शिवांश उसके ऊपर काफी ज्यादा हावी होने लगा है। शिवांश उसके मजे भी लेता था। शिवांश कई बार ऐसे समय पर अपने मन की बात सबके बीच रख देता था जब शिवेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता था कि उस वक्त शिवांश कुछ कहेगा। शिवेश का कंट्रोल शिवांश पर एकदम से ही हो जाता था। बीते 2 दिन पहले शिवेश ने यह फैसला ले लिया था कि जब कभी भी वो निहित से बात करेगा तो उसे आडवाणी अंकल के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आडवाणी अंकल बहुत खतरनाक इंसान है तो वो उसके छोटे भाई को भी खतरे में डाल सकते थे। जब शिवेश ये सब आईने में देखकर सोच रहा था तभी उसकी शिवांश से भी बहस हुई थी। शिवेश ने उससे कहा था, अगर तुम मेरे छोटे भाई बहनों के लिए फैसला ले सकते हो तो तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी उसकी जिंदगी का फैसला मैं ले सकता हूँ। और मुझे लगता है कि उस बुढ़े आडवाणी का सच तुम्हारे छोटे भाई को पता होना चाहिए ताकि वो सही फैसला लेने के साथ साथ सही कदम उठा पाए। तब शिवेश ने शिवांश से कहा था, नहीं, हरगिज नहीं। जब मैं खुद 21वीं सदी में जाऊंगा तो मैं आडवाणी अंकल से अपने पिता का बदला लूंगा। मैं उन्हें सजा दूंगा और मैं खुद यहाँ आकर वहां अपने भाई की जान खतरे में नहीं डाल सकता। शिवांश ने जवाब देते हुए कहा था, क्या बात कर रहे हो तुम और 21वीं सदी? इतना कहकर शिवांश जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी थम ही नहीं रही थी। शिवेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तब शिवांश फिर से कहता है, भूल जाओ कि तुम वापस अपनी दुनिया में लौट कर जा पाओगे। अब जो यहाँ है यही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें यही रहना है। तो बेहतर होगा कि अपने भाई को बता दो ताकि वो तुम्हारे पिता का बदला ले पाए। ये सब सुनकर शिवेश कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। उसके मन में सच में डर था कि सच में तो वो वापस अपनी दुनिया में नहीं लौट पाएगा, क्योंकि एक लंबा समय उसने 16वीं सदी में बिता दिया था। जब वो आया था तो उसे लगता था कि मुश्किल से 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना वो 16वीं सदी में रहेगा और फिर निहित उसे बुला लेगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे करके शिवेश की सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। ये भी सच है कि शिवेश ने आज तक उम्मीद नहीं हारी थी, ना ही हार मानी थी। वो जानता था कि आज नहीं तो कल वो अपनी दुनिया में जरूर लौटेगा, फिर चाहे जो हो। वो एक फौजी था, एक महान योद्धा, हार कैसे मान सकता था? लेकिन शिवांश अपनी मनमानी करने लगा था और शिवेश सबसे ज्यादा दुखी इस बात से था कि शिवांश आखिर उसके खिलाफ जाकर उसके भाई से बात कैसे कर सकता था। जो भी हो, शिवेश को कैसे भी करके शिवांश को अब कंट्रोल करना था और वो नदी किनारे बैठकर शिवांश से ही बातें कर रहा था। वो अपने मन ही मन शिवांश से बातें करके समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शिवांश चाहता क्या है। शिवांश लगातार उस पर हंसे जा रहा था। नदी के पानी में शिवांश की परछाई उसे नजर आ रही थी, जो उसे हंसते हुए कह रहा था, इतनी सी बात पर इतना परेशान? अरे तुम तो योद्धा हो ना, फिर क्या हुआ? छोटी छोटी बातों पर इतना उदास कैसे हो जाते हो? योद्धा हूँ लेकिन इंसान भी हूँ, और बात अगर मेरे परिवार की, मेरे प्यार की, मेरे भाई की आए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस बात को याद रखना, अगर मैं तुम्हारे शरीर को ताकत दे सकता हूँ तो मैं सब कुछ खाना पीना बंद करके तुम्हारे शरीर का अंत भी कर सकता हूँ। इसे मेरी धमकी मत समझना। चाहो तो मैं तुम्हें मौत के कगार पर ले जाकर अभी के अभी खड़ा कर सकता हूँ। क्या शिवेश सच में गुस्से में शिवांश के शरीर को खत्म करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या शिवांश शिवेश की बात मानेगा या फिर अपनी मनमर्जी करेगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। सुधीर के बुलाने पर शिवेश महल लौट गया था। शिवेश को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ वक्त के लिए आराम चाहिए। वो कुछ पल, कुछ दिन अकेले बिताना चाहता है। लेकिन जब शिवेश महल लौट रहा था तो महल के दरवाजे के बाहर उसे वो अपाहिज फिर से दिखाई दिया, जो एक दिन पहले उसे राज्य में दिखाई दिया था। शिवेश उसकी तरफ उससे बात करने के लिए बढ़ रहा था कि आखिर वो महल के बाहर कर क्या रहा है। लेकिन तभी शिवेश को उसकी बात याद आई कि वो अपने 2 बच्चों को ढूंढ रहा था। ये याद आते ही शिवेश को वेद और निशा याद आ गए। वेद और निशा को याद करते ही उसे रुद्र भी याद आ गया। फिलहाल शिवेश उसकी तरफ न बढ़ते हुए तेज कदमों से वेद और निशा से मिलने के लिए महल में चला जाता है। वो जैसे ही वेद और निशा के कमरे में जाता है तो उसे वहां वो दोनों दिखाई नहीं देते। वो तुरंत ही आवाज लगाकर उस सैनिक को ढूंढने की कोशिश करता है जिसे उसने 24 घंटे उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। वो सैनिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूसरे सैनिक से पूछने पर पता चलता है कि वो सैनिक 2 दिन से गायब है, लेकिन वेद और निशा तो 1 दिन पहले ही उससे मिले थे। वेद और निशा के बारे में पूछने पर पता चला कि वो दोनों पिछले कई समय से दिखाई नहीं दिए। शिवेश ने सैनिकों से कहा कि उन दोनों बच्चों को पूरे महल में जल्द से जल्द खोजा जाए। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। उसने तुरंत ही प्रीतम को बुलाया। प्रीतम को जब उसने सारी बातें बताई तो प्रीतम ने शिवेश से कहा, न जाने क्यों मुझे उसे पहली बार देखकर ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो रुद्र हो सकता है या फिर वो कोई और ही है। मेरा मानना है कि वो मामूली सा अपाहिज तो नहीं। तब शिवेश प्रीतम से कहता है, अच्छा सबसे पहले तो तुम अपनी शक्तियों से ये पता लगाओ कि वेद और निशा कहाँ हैं। हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मुझे डर है कि उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। ये सुनते ही प्रीतम तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जानने की कोशिश कर रहा था कि वेद और निशा आखिर है कहाँ, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं मिल रही थी। प्रीतम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी शक्तियां कम कैसे हो रही है। उसको फिर से अंधेरा सा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही हो, एक चिंगारी जैसी जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। और वो चिंगारी पड़ने के तुरंत बाद ही प्रीतम का सिर चकराने लगता है। प्रीतम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे सकता था। प्रीतम आंखें खोल लेता है। शिवेश प्रीतम की हालत देखकर समझ गया था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर भी शिवेश ने उससे पूछा, क्या देखा तुमने? प्रीतम ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। शिवेश समझ गया कि प्रीतम ने कुछ नहीं देखा। सुबह सुबह का समय था। सभी लोग ब्रेकफास्ट पर शिवेश का इंतजार कर रहे थे। शिवेश आज महल में आने के बाद नहाया तक नहीं था। वो चाह रहा था कि आज का पूरा दिन वो सिर्फ अपने आप के साथ बिताए। इसलिए उसने प्रीतम को बाहर जाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा, बाहर सबको कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
आज राज्यसभा भी स्थगित कर दी जाए। मैं आज का दिन अपने साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद शिवेश अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। ये तो प्रीतम भी जानता था कि शिवेश की तबीयत पूरी तरह से ठीक है, बस वो कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। इस बात से भला प्रीतम को क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रीतम ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर झुकाया और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता है शिवेश के कमरे से बाहर जाने के लिए, उसके सामने से उसे राजकुमारी निधि आते हुए उसे दिखाई देती है। राजकुमारी निधि को देखकर प्रीतम के मुंह से निकल जाता है, दोस्त कर लिया तुमने अब आराम, तुम्हारा आराम हराम है, तुम्हें हक ही नहीं है आराम करने का। धीरे से बुदबुदाते हुए प्रीतम ने यह सब कहा था जो राजकुमारी निधि ने सुन लिया। राजकुमारी निधि ने खड़े होकर एक बार प्रीतम को ऊपर से नीचे तक गुस्से में देखते हुए कहा, एक तो तुम शक्ल से पूरी तरह से बदसूरत लगते हो, ऊपर से बकवास करे बिना मानते नहीं, आखिर तुम महाराज के आगे पीछे घूमते क्यों रहते हो। हाँ, प्रीतम सच में चेहरे से बदसूरत लगता था क्योंकि वो रुद्राक्ष था। उसका रूप उसने कुछ ऐसा ही बनाया था कि वो थोड़ा सा अजीब सा लगे और मजबूरन अब उसे रुद्राक्ष का रूप लेकर ही रहना पड़ रहा था। हालांकि प्रीतम को खुद को अपना ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रीतम चुपचाप वहां से निकल जाता है और राजकुमारी निधि कमरे में आ जाती है। शिवेश ने अभी अभी आंखें बंद की ही थी और एक तूफान उसके कमरे में पहुंच गया था। राजकुमारी निधि मुस्कुराते हुए शिवेश के करीब जाकर खड़ी हो जाती है और फिर शिवेश के माथे को चूमते हुए कहती है, अभी तक सो रही हो, क्या बात है, रात भर नींद नहीं आई। शिवेश घबराते हुए अचानक से उठकर बैठ जाता है और फिर राजकुमारी निधि को देखकर एकदम से पीछे हटते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्यों। ये सुनकर निधि शिवेश के पास बैठते हुए उसके हाथ में हाथ डालकर कहती है, मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ब्रेकफास्ट पर ले जाने के लिए आई थी। मुझे लगा आज हमें साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए, आखिरकार कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। सुबह सुबह एक नया स्यापा, एक नया पंगा। कुछ पल खामोश रहने के बाद शिवेश अचानक ही अपने पेट पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। शिवेश को इस तरह तड़पता देखकर राजकुमारी निधि तुरंत ही खड़ी हो जाती है और खड़े होकर शिवेश को हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या बात है, तुम ठीक हो। तब शिवेश मुंह बनाते हुए कहता है, अरे कहाँ ठीक हूँ, रात भर से परेशान हूँ, तुम्हारे साथ कल जो सैंडविच खाए वो इतना कहकर फिर से शिवेश चिल्लाने लगता है, नहीं। इतने में तो निधि समझ गई थी कि शिवेश का पेट दर्द कर रहा है। निधि तुरंत ही कमरे से बाहर की ओर दौड़ने लगती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर पलट कर कहती है, मैं जल्द से जल्द वैद्य को बुला कर लाती हूँ। तब शिवेश निधि को रोकते हुए कहता है, अरे रुको, सुनो, रुद्राक्ष गया हुआ है और मैंने औषधि भी ले ली है, तुम जाओ ब्रेकफास्ट करो, जैसे ही मुझे ठीक लगेगा मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजकुमारी निधि खड़ी होकर शिवेश को देखती रहती है, फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। जब तक निधि वहां खड़ी थी शिवेश लगातार अपनी दर्द भरी आवाज निकाल रहा था, ओ नहीं, बहुत तेज दर्द हो रहा है। राजकुमारी निधि के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, उसको वहां से जाना ही था। वो जैसे ही कमरे के बाहर जाती है एक बार फिर से शिवेश की उसे तेज आवाज सुनाई देती है, अरे सुनो, निधि। राजकुमारी निधि एक कदम पीछे लेते हुए शिवेश की ओर मुड़कर देखती है। शिवेश बहुत ही नॉर्मल तरीके से निधि से कहता है, देखो प्लीज बाहर माँ को या किसी को मत बताना कि मेरी तबीयत खराब है, तुम समझ सकती हो ना, वो लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। निधि ने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। निधि बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो आज का पूरा दिन शिवेश के साथ बिताना चाहती थी। उसने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, अब उसकी प्लानिंग किस हद तक अच्छी थी और बुरी ये तो वही जाने। निधि के कमरे से जाते ही शिवेश तुरंत उठकर बैठता है और सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा लगा लेता है। उसके बाद वो जैसे ही मुड़ता है तो जोर से कहता है, त्रिशा तुम कहाँ हो, देखो कल जो कुछ भी हुआ वो गलती तुम्हारी थी, तुमने मुझे नहीं समझा, अब सामने आ जाओ। इतना कहते ही उसकी नजर त्रिशा पर पड़ती है जो उसी के कमरे में उसकी कुर्सी पर बैठी हुई थी और तिरछी नजर से उसे देख रही थी। त्रिशा को देखकर शिवेश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। पहले शिवेश एक बार त्रिशा को देख पाया था बिना किसी की मदद के, ये काम अजूबे ने किया था और अब शिवेश त्रिशा को छू भी पा रहा था। ये कैसे संभव हुआ, ये सवाल शिवेश और त्रिशा के दोनों के मन में था। हालांकि सच तो ये है कि रात में नदी किनारे जब शिवेश त्रिशा की तरफ बढ़ रहा था तो सच में त्रिशा से निकलती हुई अग्नि और तेज लपटों से वो जलकर राख होने वाला था कि तभी उस वक्त वहां दूर खड़े हुए वेद और निशा ने उसकी मदद करी, शिवेश को अपनी शक्तियां दी और अब शिवेश एक रूह को छू सकता था। शिवेश सिर्फ और सिर्फ त्रिशा को ही नहीं, शिवेश किसी भी आत्मा को छू सकता था। वेद और निशा ने शिवेश की मदद तो की थी, लेकिन फिलहाल वो कहाँ थे और वो लोग शिवेश के सामने क्यों नहीं आए। उन लोगों ने क्यों शिवेश को ये नहीं बताया, क्यों दोनों ने उसकी इतनी बड़ी मदद की। इस बात से शिवेश खुद अनजान था। शिवेश और त्रिशा अभी तक समझ नहीं पाए थे कि यह सब कैसे हुआ। शिवेश त्रिशा के करीब गया और उसने उसके माथे को चूमा तो त्रिशा ने भी अपनी नजरें झुकाते हुए शिवेश से सॉरी कहा। त्रिशा जानती थी कि रात में वो बिना वजह ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और हमेशा की तरह उन दोनों के बीच में जिसकी गलती होती थी वो अपनी गलती खुद से ही मान लेता था। आज भी यही हुआ। त्रिशा ने सॉरी बोलकर शिवेश को गले से लगा लिया। तभी फिर से शिवेश को अपने कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। शिवेश को ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा अपनी राइफल निकाले और जो कोई भी उसके कमरे के दरवाजे पर है उस पर राइफल चला दे। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही शिवेश को दरवाजा खोलना ही था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने मितांश, महारानी रुक्मणी के साथ साथ वैदेही और राजकुमारी निधि सभी लोग खड़े थे जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। महारानी रुक्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए आगे बढ़कर शिवेश के गाल पर हाथ रखकर कहती है, कैसे हो तुम, क्या हुआ है तुम्हें, मैंने सैनिकों को भेज दिया है। तब शिवेश धीरे से अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने सैनिकों को कहाँ भेजा है। तब महारानी रुक्मणी शिवेश के कमरे के अंदर आते हुए कहती है, कहाँ क्या भेजा है, मैंने उन लोगों को वो सैंडविच की दुकान बंद करने के लिए भेजा है। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे और अगर तुम्हें दर्द हुआ है, तुम्हारा पेट खराब हुआ है तो उसका हर्जाना तो सैंडविच वाले को भरना ही होगा। तुम्हें तकलीफ देने वाले को मैं माफ नहीं कर सकती। ये सब सुनते हुए शिवेश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। आज पहली बार शिवेश ने झूठ कहा था और उसका झूठ उसके लिए नई मुसीबत लेकर आया। शिवेश ने तुरंत ही प्रीतम को इशारा कर दिया था ताकि वो जाकर जल्द से जल्द सैनिकों को रोक सके। प्रीतम समझ गया था कि शिवेश क्या कहना चाह रहा है। उसने तुरंत ही दौड़ लगा दी
शिवेश ने महारानी रुक्मणी से कहा, माँ आप बेवजह इतना परेशान हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी कभी थकान हो जाती है, बस उसकी वजह से। तब महारानी रुक्मणी शिवेश को आश्चर्य से देखते हुए कहती है, कभी कभी थकान हो जाती है का क्या मतलब है? तुम अपना चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा है। चाहे जो हो जाए, मैं उस सैंडविच की दुकान बंद कर ही रहूंगी। शिवेश मासूम सा मुंह बनाते हुए महारानी की बात का जवाब देता है, हाँ माँ, जैसा आपको ठीक लगे। फिर वही मितांश शिवेश की तरफ बढ़ते हुए आता है और कहता है, लेकिन आपको बाहर सैंडविच खाने के लिए कहा किसने था? अब तो हमारे महल में बेहतर सैंडविच बनाए जाते हैं। ये सुनकर शिवेश राजकुमारी निधि को देखने लगता है, जो मुंह बनाते हुए वैदेही के पीछे छुपने लगती है। क्या है राजकुमारी निधि का राज? आखिर क्यों उसने शिवेश की बात न मानते हुए पूरे महल में सबको बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? आखिर वो चाहती क्या है? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। शिवेश चाहता तो महारानी रुक्मणी को बता सकता था कि सैंडविच खिलाने की जिद राजकुमारी निधि ने की थी। ये सुनकर महारानी रुक्मणी निधि पर गुस्सा भी हो सकती थी। हो क्या सकती थी, वो जरूर उस पर गुस्सा होती। लेकिन शिवेश ने इस बात का फायदा ना उठाते हुए राजकुमारी निधि के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने निधि को देखकर एक छोटी सी स्माइल दी और कहा, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ वो हो गया। फिलहाल मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आप सबने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? वैदेही शिवेश की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, अरे कहाँ भाई, हम सबको जैसे ही पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बाद हम लोग खाना कैसे खा सकते थे? ये सुनकर शिवेश तुरंत ही उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। शिवेश के अरमानों पर पानी फिर गया था। उसने आज जो झूठ कहा, जो बहाना बनाया, वो सब उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। 21वीं सदी। निहित अपनी लैब में खामोशी से बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने बड़े सच पर से पर्दा हट चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो शिवेश और त्रिशा को सब सच पता चल गया। एक ऐसा सच जो सिर्फ और सिर्फ निहित ही जानता था। निहित ये तो समझ ही गया था कि समय के आगे किसी का जोर नहीं है। उसके मन में ये भी चल रहा था कि कहीं ये समय की साजिश तो नहीं, या ध्रुव की? नहीं, ध्रुव ऐसा कैसे कर सकता है? निहित मन ही मन सोचता है। वहीं कई दिनों से निहित इस बात से भी परेशान था कि आडवाणी अंकल आखिर किस तरह के इंसान हैं। निहित के मन में आडवाणी अंकल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वो उन्हें अपना परिवार समझता था, पर उनके बर्थडे पर उसने जो कुछ देखा, उसके बाद निहित के मन में सवालों ने जगह ले ली थी, जिसका जवाब मिलना इतना भी आसान नहीं था। वहीं ध्रुव की जिद के आगे निहित को हार माननी ही पड़ी। एक रात निहित अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव हर रात की तरह आज भी जमीन पर बैठकर नौकरों की तरह चुपचाप निहित को काम करते हुए देख रहा था। निहित समझ ही नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं। कहीं ना कहीं उसे ध्रुव पर गुस्सा भी आता था और कहीं दया भी आने लगी थी। ध्रुव ने अपने पास एक डायरी रख रखी थी। वो डायरी वो हमेशा अपने पास ही रखता था, जिसमें वो हर जरूरी बात नोट करता था जो उसके जीवन में एक नया मोड़ ले आती हो। निहित ने नोटिस किया था कि ध्रुव कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बदला सा है। वो बहुत ही खामोश रहता था, साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा बात नहीं करता था। निहित को लग रहा था कि कहीं उसके अटेंशन पाने के लिए ये ध्रुव का ड्रामा तो नहीं है। पर हाँ, ये भी सच है कि निहित मन में उसके प्रति चिंतित भी हो रहा था। काम करते करते निहित का ध्यान बहुत बार ध्रुव की डायरी पर जाता था। उसे लग रहा था कि वो एक बार उस डायरी को उठाकर देखे तो सही कि अभी तक उसने क्या नोट किया है और क्या नहीं। क्या सच में वो हर रात निहित जो काम करता है, जो फॉर्मूलाज यूज करता है, जो पोर्टल बना रहा है, वो सब नोट कर रहा है या कुछ और? निहित अच्छे से जानता था कि किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है, पर ना जाने क्यों ध्रुव की डायरी निहित को बहुत सस्पेंस से भरी लगती थी। निहित बस मौका ढूंढ रहा था कि कब मौका मिलेगा वो सारे फॉर्मूले देखने का, या कुछ और ही है। आज ध्रुव परेशान भी लग रहा था और कुछ सुस्त भी। निहित सोचता है कि चलकर ध्रुव से बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए जैसे ही निहित ध्रुव के पास जाता है तो उसे महसूस होता है कि ध्रुव होश में नहीं है। वो जैसे ही ध्रुव के सिर पर हाथ रखता है तो वो एकदम से ही घबरा सा जाता है। ध्रुव को बहुत ही तेज फीवर है। तुरंत ही निहित ध्रुव को उठाते हुए उसके कमरे की ओर ले जाता है। वहाँ उसे लेटाकर वो सबसे पहले उसके सिर पर पट्टी रखता है और फिर डॉक्टर शिवांगी को बुलाने के लिए कॉल करता है। बार बार फोन करने पर भी डॉक्टर शिवांगी फोन रिसीव नहीं करती, क्योंकि शिवांगी फिलहाल सर्जरी में थी। आज उसकी एक इमरजेंसी सर्जरी थी जो रात के वक्त थी, इसलिए वो फोन तो रिसीव नहीं करती। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी असिस्टेंट डॉक्टर पूर्वी का कॉल आता है, जो निहित को बहुत ही अच्छे से जानती थी। जब शिवांगी सर्जरी में रहती थी तो उसका फोन उसी के पास रहता था, और जब आज निहित का बार बार फोन आ रहा था तो उसे लगा कि जरूर कुछ अर्जेंट होगा। निहित ने कई बार उससे बात की थी, इसलिए निहित उसकी आवाज सुनकर समझ गया था कि वो कौन है। पूर्वी की आवाज सुनते ही निहित ने कहा, शिवांगी कब तक फ्री होगी? क्या तुम मुझसे उसकी बात करवा सकती हो? फोन की दूसरी तरफ से पूर्वी की आवाज आती है, सॉरी सर, शिवांगी मैम तो सर्जरी में है, 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। आप कहे तो मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। ये सुनकर निहित कहता है, यहाँ मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बहुत तेज फीवर है, तुम बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ? पूर्वी शिवांगी की असिस्टेंट डॉक्टर थी, जो शिवांगी को असिस्ट भी करती थी, इसलिए वो अच्छे से जानती थी कि इतने तेज फीवर में कौन सी दवाई देनी चाहिए। पूर्वी ने कहा, ठीक है सर, मैं आपको दवाइयां मैसेज कर देती हूँ, और जैसे ही मैडम आती है मैं आपकी बात करवा देती हूँ। इतना कहकर पूर्वी ने फोन काट दिया। घर में सारी दवाइयां अवेलेबल थी। निहित ने ध्रुव को दवाई दी और उसने खुद ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि काफी लंबे समय से ध्रुव ने कुछ खाया भी है या नहीं। ध्रुव की ये हालत कैसे हुई, कब से उसे बुखार है? निहित सोचता है कि वो ऐसा कठोर कैसे हो गया कि उसके सामने कोई बीमार है और उसका ध्यान भी नहीं है। कहीं ना कहीं निहित को यह भी लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी ही गलती है। उसे ध्रुव को इतना ज्यादा सताना नहीं चाहिए था।
ध्रुव का चेहरा देखकर निहित को महसूस हुआ कि सच में ध्रुव बहुत ही इनोसेंट है और जो वो उसके साथ कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। निहित ध्रुव के कमरे में उसके पास ही बैठ गया और उसका ध्यान रखता रहा। बैठे बैठे निहित को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका ध्यान फिर से ध्रुव की मोटी सी डायरी पर पड़ा। उसने तुरंत ही वो डायरी उठा ली। निहित यहाँ फिर से सही गलत में फंस गया। एक तरफ उसे लगा कि आज उसे मौका मिल ही गया, वहीं दूसरी ओर उसका ज़मीर उसे रोक रहा था। निहित ने अपने आप से कहा, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ध्रुव के बारे में सच जानने का। ध्रुव कभी बिल्कुल अलग लगता है, कभी कुछ और। अपने आप को कन्विंस करके फाइनली निहित ने उस डायरी के पन्ने खोले। पन्ने क्या, ध्रुव की जिंदगी का हर लम्हा उसके सामने खुल गया। आगे के पन्ने देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो डायरी एक साइंटिस्ट की है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे थे, बहुत सारी थ्योरीज लिखी थी। निहित को लगा कि वो यूं ही उस डायरी को लेकर इतना सोच रहा था। सोचते हुए उसने डायरी बंद करी। तभी उसे लगा कि पीछे भी कुछ लिखा है। वो डायरी 2 भाग में बटी हुई थी। वहीं उस मोटी सी डायरी में पीछे की तरफ जैसे ही निहित का ध्यान जाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अपनी जिंदगी की पूरी गाथा उसमें लिखी हुई है। निहित ध्रुव की डायरी पढ़ने लगता है। ध्रुव एक मोटी सी डायरी लगभग 10th क्लास में था तब से मेंटेन कर रहा है। उसमें डेट के साथ बहुत कुछ लिखा हुआ था, किस दिन उसकी जिंदगी में क्या घटा, बहुत कुछ। उस डायरी को पढ़कर निहित को ध्रुव की पर्सनल जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। निहित को पता चला कि जिस तरह से उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर गए थे, उसी तरह ध्रुव के माता पिता की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जब ध्रुव 10 साल का था। ध्रुव के भी बड़े भाई ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ध्रुव ने डायरी में लिखा था कि वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है। उसके बड़े भाई ने उसे कॉलेज की पढ़ाई कराने के साथ साथ उसकी हर जरूरत पूरी की। ये सब पढ़ने के बाद निहित को शिवेश की बहुत याद आने लगी थी। निहित ध्रुव की जिंदगी के इस पड़ाव को अपनी जिंदगी से जोड़ने लगा था। निहित के मन में ध्रुव के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। लेकिन फिर निहित ने आगे कुछ ऐसा पढ़ा जिसे पढ़ने के बाद निहित के होश उड़ गए। निहित ने आगे पढ़ा कि पिछले 5 सालों से ध्रुव का बड़ा भाई एक मर्डर केस में जेल में है। उसके बड़े भाई ने उसकी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। ये पढ़ते ही निहित के हाथ कांप गए और उसके हाथ से डायरी गिर जाती है। निहित के चेहरे से तो जैसे रंग ही उड़ जाता है। ध्रुव की गर्लफ्रेंड मतलब क्या, अलीना। पर ध्रुव तो दिन भर अलीना से बात करता रहता है। ध्रुव ने बताया था कि अलीना उसके स्कूल से ही उसके साथ है, तो कोई और गर्लफ्रेंड का तो सवाल ही नहीं उठता। ध्रुव को पता है कि उसके भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। फिर ध्रुव अपने भाई से इतना प्यार कैसे करता है। निहित को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव की जिंदगी में भी इतने सारे बवाल हैं। ये सब पढ़ने के बाद निहित को याद आता है कि ध्रुव ने तो कई बार अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी। ध्रुव हमेशा इतना हैप्पी और मस्त रहता था। उसने कभी नहीं बताया कि उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई थी। निहित सच में ध्रुव की डायरी पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान था। निहित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव की जिंदगी इतनी कठिन है। उसने अपनी जिंदगी में अपने बचपन में ही इतना सब कुछ देख लिया है। जब निहित ध्रुव के बड़े भाई के बारे में उससे बात करता था तब ध्रुव की आंखें भी नम हो जाती थी। ध्रुव की आंखें नम देखकर निहित उससे पूछता था कि तुम तुम्हारे बड़े भाई के बारे में क्यों कभी कुछ नहीं बताते? तुम्हारे बड़े भाई के बारे में तुमने आज तक कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई बात नहीं कही। तब ध्रुव कहता था, वो मस्त मौला इंसान है, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं और मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मैं उनकी दुनिया हूँ और वो मेरी दुनिया है। आज निहित को ध्रुव के मासूम से चेहरे पर तरस आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो मासूम सा बच्चा सच में अपनी जिंदगी में कितना अकेला है। कुछ पेज पलटने के बाद निहित और ज्यादा हैरान हो गया। वहां ध्रुव ने लिखा था, आखिर क्यों अलीना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती थी? ये पढ़ने के बाद निहित को समझ में नहीं आया कि अलीना ने आखिर ऐसा क्या किया था। अलीना तो ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी जिससे वो रात दिन बात किया करता था, जिसके लिए ध्रुव मर मिटने को तैयार था। आगे डायरी पढ़ने के बाद निहित ने अचानक से ही ध्रुव की डायरी बंद कर दी और वो खड़े होकर ध्रुव को देखने लगा। निहित ने जो कुछ भी पढ़ा था वो सुनकर, वो पढ़कर निहित का दिमाग खराब हो चुका था। जैसे जैसे निहित डायरी के पेज पलट रहा था ध्रुव का रहस्य और उलझता ही जा रहा था। निहित को जैसे सदमा लग गया। उसके सामने क्या पहले से कम सवाल थे जो इतना और उलझ गया। निहित का मन कर रहा था कि वो तुरंत ध्रुव को उठाकर उससे बात करे, और अगर ध्रुव उस वक्त इस कंडीशन में नहीं होता कि वो उठ ही नहीं सकता था तो शायद निहित जरूर उससे सामने से बात करता, क्योंकि निहित ने जो अभी अभी पढ़ा था वो उसकी बर्दाश्त के बाहर था। क्या रहस्य थे ध्रुव की जिंदगी के? क्यों ध्रुव के बड़े भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया? अगर अलीना मर चुकी है तो ध्रुव किससे बात करता है और कैसे? और क्या शिवेश राजकुमारी निधि की असलियत सबके सामने ला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। अलीना को ध्रुव ने उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ पकड़ लिया था। ध्रुव अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ स्टडी करने के लिए उसके घर गया था। उसके घर का लॉक खुला हुआ था। तब वो जैसे ही उसके फ्रेंड के कमरे में गया, उसने वहां बेड पर उन दोनों को साथ में देखा। सारी बातें बहुत ही दर्द और तकलीफ में लिखी थी। निहित ने ध्रुव के आंसू के निशान उस पेज पर देखे थे। हालांकि वो डायरी पूरी तरह से इंग्लिश में लिखी हुई थी, लेकिन निहित उसे अपनी ही भाषा में दोहरा रहा था। निहित ने पढ़ा कि जब अलीना को उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा तो ध्रुव अपना आपा खो बैठा था। उसने तुरंत ही कमरे में जाकर उसके दोस्त और अलीना को थप्पड़ लगाया और वहां से चला गया। लगभग 6 महीने बाद अचानक से ध्रुव को उसका बेस्ट फ्रेंड मिला। तब ध्रुव ने उससे अलीना के बारे में पूछा। उस वक्त ध्रुव के बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब नाटक था। अलीना को कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पर थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वो सुनने के बाद ध्रुव सदमे में चला गया था। ध्रुव का डिप्रेशन इतना हाई था कि लगभग 3 महीने तक उसे होश ही नहीं आया था। ध्रुव के बड़े भाई ने हर कोशिश की थी ध्रुव का इलाज करवाने की। ध्रुव का बड़ा भाई पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में गलत राह पर चला गया। हाँ, उसके बाद ध्रुव के भाई के पास पैसों की कभी कमी नहीं हुई। लेकिन जब निहित ने यह पढ़ा था कि अलीना की डेथ हो चुकी है तो निहित के तो होश उड़ गए थे।
निहित ने कई बार ध्रुव को अलीना से फोन पर बात करते हुए सुना था। वहीं शिवांगी ने भी एक बार अलीना को फोन करने की कोशिश की थी। ध्रुव अलीना से बात करता था और अगर अलीना मर चुकी है तो ध्रुव बात किससे करता है। निहित अब बस इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और ध्रुव से वो बहुत सारी बातें करे। निहित ने ध्रुव का सेलफोन लिया और उसका फिंगरप्रिंट लगाकर उसके फोन में अलीना के मैसेज, कॉल डिटेल्स चेक करने लगा। अलीना के नाम से ध्रुव के मोबाइल पर कोई भी नंबर सेव नहीं था। तभी उसे याद आया कि ध्रुव ने एक बार बताया था कि अलीना का नंबर लव के नाम से सेव है। उस नंबर की चैट जब निहित ने पढ़ने की कोशिश करी तब उसने देखा कि उस नंबर से एक भी मैसेज आया हुआ नहीं था, ना ही वो नंबर एक्टिव था। लेकिन ध्रुव ने दिन में 10 बार उस नंबर पर मैसेज किए हुए थे। ध्रुव हर एक बात अपनी उस नंबर पर मैसेज करके बताता था, जैसे सच में वो अलीना से बात कर रहा हो। सोने से पहले हर रात ध्रुव ने उस नंबर पर लव यू, मिस यू मैसेज किया हुआ था। प्यार की क्या हद हो सकती है, ये तो निहित नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आज निहित ने ये बात समझ ली थी कि प्यार से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। इंसान को अगर किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो सच में वो पागल हो जाता है। प्यार से बड़ी बीमारी भी कोई नहीं है, क्योंकि उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। जिस गर्लफ्रेंड के नाम पर निहित चिढ़ा करता था, उसे इस बात पर गुस्सा आता था कि ध्रुव काम पर ध्यान न देते हुए पूरे टाइम सिर्फ अलीना से बात करता रहता था। वहीं अलीना इस दुनिया में थी ही नहीं। निहित को कई बार ये लग रहा था कि हो सकता है कि ध्रुव ने अपनी डायरी में कुछ भी लिखा हो। उस डायरी में कितना सच है कितना झूठ क्या पता। तभी तुरंत ही उसने अपना लैपटॉप ओपन करके अलीना के बारे में जानने की कोशिश करी। डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो सब सच था, उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन इतने समय से निहित को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव इतनी सारी बातें किससे करता था। आज ध्रुव ने साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार की कोई हद नहीं होती। अलीना ने जो कुछ भी ध्रुव के लिए किया वो सब करना भी इतना आसान नहीं था। वहीं ध्रुव आज तक अलीना से बातें करता रहा है। आज भी ध्रुव ने अलीना को अपने अंदर जिंदा रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। निहित की आंखें भी नम हो गई थी। निहित को डॉक्टर शिवांगी का जब सच पता चला था तो उसे लगा था कि सच में जिंदगी कितनी मुश्किल है। तब निहित ने सोचा था कि आज तक मुझे लगता था कि मैं ही दुखी हूँ, मैंने ही अपने माता पिता को खोया है, मैं ही दुनिया में तन्हा हूँ। लेकिन शिवांगी भी इसी तरह के दर्द से गुजर रही थी। और आज जब उसे ध्रुव का सच पता चला तो सच में निहित के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस रात निहित को इस बात का एहसास हुआ कि सच में इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। हर किसी को समझना इतना आसान नहीं है। हर किसी के चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है और कई बार हम उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सब सोचते हुए निहित ध्रुव के कमरे में ही सो गया। उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त। आडवाणी जी आज सुबह ही अपने विला के गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। न्यूज़पेपर पर भी उनकी नजर थी। तभी वहां पर सुमन आती है। सुमन को देखकर ही आडवाणी जी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस रात आडवाणी जी ने सुमन को अपने विला से बाहर जाने से रोका था, उसके बाद से सुमन आज तक उनके सामने नहीं आई थी। सुमन आडवाणी जी के सारे काम दूसरे नौकरों से करवा रही थी। आडवाणी जी जानते थे कि सुमन उनसे गुस्सा है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आज नहीं तो कल सब पहले की तरह नॉर्मल हो ही जाएगा। सुमन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक लफ्ज भी कहे। तभी आडवाणी जी कहते हैं, कहो क्या बात है। सुमन हकलाते हुए कहती है, वो साहब, वो मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। ये सुनकर आडवाणी जी अपने हाथ में लिया हुआ न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए जोर से टेबल पर पटककर सुमन की ओर देखकर कहते हैं, एक बार समझाने पर तुम्हें समझ में नहीं आता? आखिर तुम जाना कहाँ चाहती हो? तब सुमन कहती है, अंकित की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिनों से वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है। मैं सिर्फ 2 से 3 दिन उसके साथ रहकर आ जाऊंगी। आप फिक्र मत करो, आपका सच कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही आडवाणी जी एक नजर सुमन को देखते हैं और फिर चाय का कप उठाकर नॉर्मली चाय पीने लगते हैं। लगभग 5 मिनट बीत गए थे। सुमन वहीं खड़ी थी और आडवाणी जी मस्त मजे से अपनी चाय पी रहे थे। फिर वो तिरछी नजर से सुमन को देखते हुए कहते हैं, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा एक कदम तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। और फिर अंकित की जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है, जवान बच्चा है वो। सुमन को आडवाणी जी की धमकी बहुत अच्छे से समझ आती थी, लेकिन उन्हें अब आडवाणी जी से नफरत होने लगी थी। सुमन आडवाणी जी के हर काले धंधे के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उसने आज तक अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि आज तक आडवाणी जी ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। आडवाणी जी हमेशा से उन्हें अपने परिवार की तरह ही उस घर में रखते थे। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी थी। उन्होंने अंकित को भी अच्छे से अच्छे स्कूल में और बेहतर कॉलेज में पढ़ाई करवाई थी। लेकिन आज जिस तरह अंकित का कत्ल करने की धमकी आडवाणी जी दे रहे थे, सुमन के बर्दाश्त के बाहर था। सुमन बेसुध वहीं पर खड़ी थी और आडवाणी जी अपनी चाय पीकर तेज कदमों से वहां से निकल गए। सुमन उन्हें जाते हुए धीरे से कहती है, साहब अंत तो हर किसी का आता है, आज नहीं तो कल आपका भी आएगा। बस दुआ करती हूँ कि आपके कर्मों की वजह से आपका अंत खौफनाक ना हो। इतना कहते ही सुमन की आंख से आंसू छलक जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए शिवेश को याद करने लगती है। वो मन में सोचते हुए कहती है, काश कि शिवेश बेटा तुम यहाँ होते, तुम अगर यहाँ होते तो मैं तुम्हें हर एक बात बताती। तुम्हारे जितना सक्षम यहाँ और कोई नहीं है। तुम जो कर सकते हो वो ये 2 बच्चे नहीं कर सकते। निहित और अंकित बहुत मासूम है। शिवेश उनके लिए लौट आओ, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। उधर निहित की जब आंख खुली तो उसने देखा कि ध्रुव उसके बिस्तर पर नहीं था। निहित को सोते हुए बहुत देर हो चुकी थी। निहित ने वक्त देखा तो 11:30 हो रहे थे। तभी निहित तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपने कमरे में जैसे ही पहुंचता है, फ्रेशन अप होता है, तभी उसके कमरे में किसी की आवाज सुनाई देती है। निहित उस वक्त वॉशरूम में था। जैसे ही निहित कहता है, कौन है, तो उसे ध्रुव की आवाज सुनाई देती है। ध्रुव उससे कहता है, ब्रो आपका ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ टेबल पर रख दिया है, आप ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे कहीं जाना है, मैं आता हूँ। ध्रुव की आवाज सुनते ही निहित तुरंत ही वॉशरूम से झांक कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट रुको, मैं बात लेकर आ रहा हूँ। ये सुनकर ध्रुव कहता है, ओ ब्रो घर में सारा सामान खत्म हो चुका है, आपके लिए लंच भी तो बनाना होगा ना, इसलिए मैं अभी आया, तब तक आप बात लेकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। निहित जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना वहीं रुक जाओ, मतलब रुक जाओ, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। निहित की तेज आवाज सुनते ही ध्रुव वहीं अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है।
लगभग 10 मिनट में निहित वॉशरूम से बाहर निकलता है। वो देखता है कि ध्रुव चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद निहित अपना बाथरोब पहने आईने में देखकर कॉम्ब कर रहा होता है। वो देखता है कि ध्रुव अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा है जैसे 10 मिनट पहले खड़ा था। तब निहित कहता है, तुम बैठ भी सकते हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही था कि तुम इस कमरे से बाहर मत जाओ। ये सुनकर ध्रुव चुपचाप वहां रखे एक छोटे से सोफे पर बैठ जाता है। निहित भी वहां जाकर बैठता है और जो ब्रेकफास्ट ध्रुव बनाकर लाया था उसे ओपन करते हुए 2 प्लेट परोस लेता है। हालांकि पिछले कई दिनों से निहित अकेले ही ब्रेकफास्ट और डिनर करता था। वो ध्रुव से ज्यादा बात तक नहीं करता था। निहित को लगता था कि ध्रुव खुद से खा लेता होगा। साथ ही निहित को यह भी लगता था कि अगर वो ध्रुव की ज्यादा केयर करेगा तो ध्रुव को वापस ऑस्ट्रेलिया भेजना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन निहित अब ये भी समझ गया था कि ध्रुव ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया में बीती यादें उसे जीने नहीं देती होगी। जो कुछ भी उसने वहां फेस किया है वो सब उसकी आंखों के सामने बार बार आता होगा। ध्रुव अपनी पड़ोसी प्लेट की ओर देख रहा था। तब निहित ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, ब्रेकफास्ट करो। ध्रुव निहित को देखकर कहता है, लेकिन ब्रो मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। ये सुनकर निहित कहता है, तुम्हें झूठ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। साथ में ब्रेकफास्ट करो। ध्रुव बहुत ही प्यार से एक बाइट लेते हुए निहित को देख रहा होता है। तब निहित कहता है, ऐसे मत देखो, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कुछ देर वो खामोश रहकर निहित को देखकर कहता है, आपने मुझे माफ कर दिया ना। तब निहित ध्रुव की ओर देखते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो कुछ भी बीता वो बीता कल था, उसे भूल जाओ। ब्रेकफास्ट करो, हमें शिवांगी से मिलने जाना है। ये सुनते ही ध्रुव एकदम से खड़ा होते हुए कहता है, लेकिन क्यों, शिवांगी से ठीक तो है ना। निहित हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, इसलिए हमें अभी हॉस्पिटल जाना ही होगा। ये सुनकर ध्रुव चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी निहित ने ध्रुव से कहा, ठीक हो ना तुम, सब ठीक है। ध्रुव ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो तेजी से खाना खाने लगा। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और दही था। ध्रुव ने लगभग आधा पराठा एक साथ ही अपने मुंह में भर लिया था। ध्रुव ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था और फिर वो तुरंत वहां से उठकर जाते हुए कहता है, मैं आपके हाथ नहीं लगने वाला, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो छोटे बच्चों की तरह कमरे से दौड़ गया। उस पल के लिए निहित को बहुत तेज हंसी आई, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो ध्रुव को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए। आखिर ऐसा भी क्या था जो ध्रुव हॉस्पिटल का नाम सुनते ही गायब हो गया। आखिर कहां जाकर छुपा हुआ था वो। क्या निहित ध्रुव से उसके बीते कल के बारे में बात कर पाएगा? क्या ध्रुव निहित को अपनी सच्चाई बताएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।